नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी ग्रुप में। घटना चक्र की करंट से संबंधित दृष्टि निरंतर सीरीज के अंतर्गत आज की क्लास में खेल परिदृश्य को कंप्लीट करा दिया जाएगा। इसमें करंट के साथ साथ खेल से संबंधित जो स्टैटिक प्रश्न बनते हैं उनको भी आपस में कोरिलेट कराकर एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ ये टॉपिक कंप्लीट कराया जाएगा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का ये सेशन। सबसे पहले क्रिकेट से संबंधित तथ्यों को कवर कराया जाएगा। इसमें सबसे पहले दिया गया है आईसीसी पुरस्कार 2024 और ये 27 जनवरी 2025 को आईसीसी पुरस्कार 2024 की घोषणा हुई। इसमें सबसे पहले बात करेंगे पुरुष क्रिकेट से संबंधित पुरस्कारों की। सबसे पहला पुरस्कार दिया गया है सर गारफील्ड सोबर्स पुरस्कार 2024। ध्यान रखिएगा 2024 का जो सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी है उसको कौन सा पुरस्कार दिया गया? सर गारफील्ड सोबर्स पुरस्कार 2024। क्लियर है? यानी पुरुष कैटेगरी में जब किसी वर्ष में किसी खिलाड़ी को सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिलता है तो उसको कौन सा पुरस्कार मिलता है? सर गारफील्ड सोबर्स पुरस्कार। स्पष्ट है? और ये किसको दिया गया? भारत के जसप्रीत बुमराह को। ठीक है। दूसरा है 2024 का सर्वश्रेष्ठ पुरुष टेस्ट खिलाड़ी का अवार्ड। ये अवार्ड भी जसप्रीत बुमराह को ही दिया गया है। तो याद रखेंगे 2024 का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी क्रिकेट के संदर्भ में किसको मिला? जसप्रीत बुमराह को। या इसी प्रश्न को इस तरह भी पूछा जा सकता है कि सर गारफील्ड सोबर्स पुरस्कार 2024 किसको दिया गया? तो आपका जवाब होगा जसप्रीत बुमराह को। और जसप्रीत बुमराह को ही 2024 का सर्वश्रेष्ठ पुरुष टेस्ट खिलाड़ी का भी अवार्ड दिया गया। क्लियर? अगला देखिए, अगला दिया गया है 2024 का सर्वश्रेष्ठ पुरुष ओडीआई खिलाड़ी अवार्ड। यहां पर ओडीआई का मतलब क्या है? वनडे इंटरनेशनल। क्लियर है? तो याद रखेंगे 2024 का जो सर्वश्रेष्ठ पुरुष में वनडे खिलाड़ी का जो पुरस्कार मिला वो किसको मिला? अफगानिस्तान के खिलाड़ी हैं जिसका नाम है अजमतुल्लाह ओमर जई। क्या नाम है? अजमतुल्लाह ओमर जई। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखेंगे। अजमतुल्लाह ओमर जई को, जो कि अफगानिस्तान के खिलाड़ी हैं, इनको 2024 का सर्वश्रेष्ठ पुरुष ओडीआई खिलाड़ी का अवार्ड दिया गया। स्पष्ट है? अगला दे रहा है कि 2024 का सर्वश्रेष्ठ पुरुष का T20 खिलाड़ी का अवार्ड। तो याद रखेंगे भारत के अर्शदीप सिंह को 2024 का सर्वश्रेष्ठ पुरुष T20 खिलाड़ी का अवार्ड दिया गया। किसको? अर्शदीप सिंह को। ठीक है। अगला देखिए, अगला जो अवार्ड है वो है इमर्जिंग मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024। यहां पर प्रश्न उठता है कि ये इमर्जिंग का मतलब क्या है? तो देखिए, जो उभरता हुआ खिलाड़ी होता है उसके लिए इमर्जिंग शब्द का प्रयोग है यहां पर। तो याद रखेंगे इमर्जिंग मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 का अवार्ड किसको दिया गया? ये श्रीलंका के खिलाड़ी हैं जिनका नाम है कामिंडू मेंडिस। क्या नाम है? कामिंडू मेंडिस। तो याद रखेंगे श्रीलंका के कामिंडू मेंडिस को इमर्जिंग मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 का पुरस्कार दिया गया। कामिंडू मेंडिस। अगला जो पुरस्कार है वो है मेंस एसोसिएट क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 का पुरस्कार। याद रखेंगे नामीबिया के खिलाड़ी हैं जिनका नाम है गेरहार्ड इरास्मस। क्या नाम है? गेरहार्ड इरास्मस। ये नामीबिया के खिलाड़ी हैं और इनको मेंस एसोसिएट क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 का पुरस्कार दिया गया। क्लियर है? अगला जो पुरस्कार है वो है 2024 का सर्वश्रेष्ठ एम्पायर का पुरस्कार। तो याद रखेंगे 2024 के लिए सर्वश्रेष्ठ एम्पायर का पुरस्कार इंग्लैंड के एम्पायर हैं जिनका नाम है रिचर्ड इलिंगवर्थ। क्या नाम है? रिचर्ड इलिंगवर्थ। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अगर आप हमसे ये पूछेंगे कि ये जो पुरुष क्रिकेट की कैटेगरी में ये जो आईसीसी पुरस्कार 2024 दिया गया है इसमें कौन कौन सा तथ्य याद रखना बहुत जरूरी है, तो याद रखिएगा 2024 का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी यानी सर गारफील्ड सोबर्स पुरस्कार जसप्रीत बुमराह को। 2024 का सर्वश्रेष्ठ पुरुष में टेस्ट खिलाड़ी कौन है? जसप्रीत बुमराह। ये ध्यान में रखेंगे। साथ ही साथ वनडे इंटरनेशनल में यानी ओडीआई में सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी कौन है 2024 का? तो याद रखिएगा अजमतुल्लाह ओमर जई, ये अफगानिस्तान के। ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। 2024 का सर्वश्रेष्ठ पुरुष T20 खिलाड़ी कौन है? अर्शदीप सिंह, जो भारत के हैं T20 में। क्लियर है? उसके बाद आप ध्यान में रखेंगे कि 2024 का सर्वश्रेष्ठ एम्पायर कौन है पुरुष में? तो वो है रिचर्ड इलिंगवर्थ, जो कि इंग्लैंड के हैं। इतनी बात आपको ध्यान में रखनी होगी। क्लियर? मिनिमम। अगला देखिए, अगला है महिला क्रिकेट। अगर महिला क्रिकेट में देखें तो याद रखिएगा महिला क्रिकेट में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी, अगर सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी की बात करें तो उस ट्रॉफी को क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं रेचेल हीहो फ्लिंट ट्रॉफी। क्या बोलते हैं? रेचेल हीहो फ्लिंट ट्रॉफी। क्लियर? याद रखिएगा 2024 में जो सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का अवार्ड है वो न्यूजीलैंड की खिलाड़ी है जिनका नाम है अमीलिया केर। क्या नाम है? अमीलिया केर। ठीक है, तो ये बात स्पष्ट हो गई कि अगर कोई पुरुष क्रिकेट में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का होगा तो उस अवार्ड को कहा जाएगा सर गारफील्ड सोबर्स पुरस्कार। और यदि महिला क्रिकेटर कोई सर्वश्रेष्ठ घोषित की जाएगी तो जो उसको ट्रॉफी दी जाएगी उसका नाम है रेचेल हीहो फ्लिंट ट्रॉफी।
क्लियर? तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा। और सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी कौन है 2024 की क्रिकेटर में? तो याद रखिएगा न्यूजीलैंड की अमीलिया केर। ठीक है, इसी तरह से अगर हम बात कर लें 2024 में सर्वश्रेष्ठ महिला ओडीआई खिलाड़ी, क्लियर, यानी वनडे इंटरनेशनल में सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी कौन सी हैं 2024 के लिए? तो भारत की स्मृति मंधाना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगर हम बात कर लें कि 2024 में सर्वश्रेष्ठ महिला टी20 खिलाड़ी, तो याद रखेंगे 2024 में सर्वश्रेष्ठ महिला टी20 खिलाड़ी कौन है? न्यूजीलैंड की अमीलिया केर। क्लियर? तो याद रखेंगे अमीलिया केर को 2 अवार्ड मिला, एक तो 2024 का सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी और साथ ही साथ 2024 का सर्वश्रेष्ठ महिला टी20 खिलाड़ी का अवार्ड भी अमीलिया केर को मिला, जो कि न्यूजीलैंड की है। क्लियर? अगला दे रहा है कि 2024 की सर्वश्रेष्ठ उभरती महिला खिलाड़ी, यानी इमर्जिंग, लेकिन ये क्या है? विमेन खिलाड़ी हैं, ठीक है। तो याद रखेंगे अगर इसको बोला जाए कि इमर्जिंग विमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024, तो वो कौन है? तो ये दक्षिण अफ्रीका की एक खिलाड़ी है जिनका नाम है एनेरी डर्कसेन। क्या नाम है? एनेरी डर्कसेन। ठीक है, तो ये बात स्पष्ट याद रखेंगे। और महिला एसोसिएट क्रिकेटर ऑफ द ईयर, तो याद रखेंगे महिला एसोसिएट क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड यूएई की ईसा ओझा को दिया गया। क्लियर? तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा। इसमें अगर महिला क्रिकेट में पूछा जाए कि बहुत इंपॉर्टेंट कौन सा है, तो इसमें 2 याद रखेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आप सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी 2024 की, वो अमीलिया केर जो कि न्यूजीलैंड की है। और जब अमीलिया केर की बात हो रही है तो इसी में याद रखिएगा कि ये 2024 में सर्वश्रेष्ठ महिला टी20 खिलाड़ी भी रही हैं। क्लियर? और इसके साथ याद रखिएगा 2024 में सर्वश्रेष्ठ महिला ओडीआई खिलाड़ी स्मृति मंधाना, जो कि भारत की है। क्लियर? ये मैं आपको बहुत मिनिमम बता रहा हूं कि इतना तो आपको ध्यान में रखना ही रखना है। क्लियर? तो ये बात स्पष्ट हो गई आईसीसी पुरस्कार 2024 के संदर्भ में। क्लियर? आगे चलिए। जैसा कि मैंने आपसे स्टार्टिंग में ये बात कही थी कि जो भी खेल होगा उससे संदर्भित अगर कोई स्टैटिक पार्ट होगा तो उसको भी कवर कराया जाएगा। तो जैसे अगर मैं बात कर लूँ क्रिकेट की, ठीक है, क्रिकेट के ही संदर्भ में बात हो रही है, तो सबसे पहली बात तो ये उठती है, जो बेसिक प्रश्न बनता है कि क्रिकेट में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो याद रखेंगे क्रिकेट में खिलाड़ियों की संख्या 11 होती है। कितनी होती है? क्रिकेट में खिलाड़ियों की संख्या 11 होती है। आपसे ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि ये जो क्रिकेट है ये कहाँ का राष्ट्रीय खेल है? तो देखिए याद रखिएगा क्रिकेट इंग्लैंड का, ऑस्ट्रेलिया का, जमैका का, बरमूडा का, एंटीगुआ बरबूडा का और बारबाडोस का, यहाँ का ये राष्ट्रीय खेल है। क्लियर? कई बार यहाँ से भी प्रश्न बनता है, तो इन देशों के नाम भी याद रखेंगे। यहाँ का राष्ट्रीय खेल क्या है? क्रिकेट है। ये बात स्पष्ट हो गई। यहाँ पर एक बात और क्रिकेट के संदर्भ में याद रखिएगा कि कई बार क्रिकेट के संदर्भ में कुछ शब्दावलियां पूछ ली जाती हैं। क्लियर? जैसे सपोज दैट अगर पूछा जाए एलबीडब्ल्यू, कई बार एलबीडब्ल्यू का फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है, लेग बिफोर विकेट। क्लियर? तो ये बात ध्यान में रखेंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि सिली पॉइंट, तो ये क्रिकेट में होता है, गली क्रिकेट में होता है। याद रखिएगा पॉपिंग क्रीज, क्या होता है? पॉपिंग क्रीज। ये जो पॉपिंग क्रीज होता है ये भी क्रिकेट के ही संदर्भ में होता है। स्टंप और जो क्रिकेटर जिस क्रीज पर से खेल रहा होता है उसके बीच की जो दूरी होती है उसी को ही पॉपिंग क्रीज कहा जाता है। क्लियर? तो ये बात ध्यान में रखेंगे। स्टंप के ऊपर जो बेल्स होती है ये भी क्रिकेट के संदर्भ में, मेडन ओवर भी क्रिकेट के संदर्भ में, फॉलो ऑन भी क्रिकेट के संदर्भ में, कैरम बॉल ये भी क्रिकेट के संदर्भ में, एसेज एसेज भी क्रिकेट के संदर्भ में, गुगली, फ्री हिट ये भी क्रिकेट के संदर्भ में, डकवर्थ लुइस शब्द ये भी क्रिकेट के संदर्भ में। क्लियर? तो ये बातें भी आप ध्यान में रखिएगा। क्लियर? चलिए अब अगले टॉपिक पर चल रहे हैं। ये है एसीसी पुरुष अंडर 19 एशिया कप 2024। किसकी बात हो रही है? एसीसी पुरुष अंडर 19 एशिया कप 2024। याद रखिएगा इसका आयोजन 19 नवंबर से 8 दिसंबर 2024 के बीच किया गया। किसका? एसीसी पुरुष अंडर 19 एशिया कप। याद रखिएगा ये जो एसीसी है इसका मतलब क्या है? एशियाई क्रिकेट परिषद। ठीक है, एसीसी का मतलब एशियाई क्रिकेट परिषद, और मेजबान कौन था इसका? यूएई था। ठीक है, तो याद रखेंगे एशियाई क्रिकेट परिषद के जो पुरुष अंडर 19 एशिया कप का आयोजन हुआ इसकी मेजबानी किसने की? यूएई ने की। क्लियर? और ये 29 नवंबर से 8 दिसंबर 2024 के बीच हुआ। अब जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जो एसीसी पुरुष अंडर 19 एशिया कप 2024 था इसमें विजेता कौन था? तो याद रखेंगे इसका विजेता बांग्लादेश था और उप विजेता कौन था? भारत था। और याद रखिएगा ये बांग्लादेश का दूसरा खिताब था। क्लियर? तो ये बात स्पष्ट रूप से ध्यान में रखनी होगी। अगला देखिए, अगर हम बात कर लें ये जो एसीसी पुरुष अंडर 19 एशिया कप 2024 में पुरस्कार दिया गया उसकी, तो याद रखेंगे सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार किसको मिला? इकबाल हुसैन इमोन को, जो कि बांग्लादेश के हैं। अगर सर्वाधिक रन की बात करें तो सर्वाधिक रन किसने बनाया? शाहजेब खान ने। ठीक है, और ये शाहजेब खान कहाँ के खिलाड़ी हैं? बांग्लादेश के, और इन्होंने 336 रन बनाए थे। एक बात और याद रखिएगा
कई बार ऐसा देखा गया है कि खिलाड़ियों का नाम देकर यह भी पूछ लिया जाता है कि ये किस देश के खिलाड़ी हैं या इनका संबंध किस खेल से है। तो इस संदर्भ में भी आप नाम को ध्यान रखेंगे। ये तो ध्यान रखेंगे कि इस जो श्रृंखला हुई इसमें सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी इकबाल हुसैन इमोन थे, लेकिन ये भी ध्यान रखेंगे कि इकबाल हुसैन इमोन का संबंध क्रिकेट से है और ये बांग्लादेश से संबंधित है। ठीक है, इसी तरह सर्वाधिक रन बनाया साजिब खान ने, पाकिस्तान से है और क्रिकेट से संबंधित है। सर्वाधिक विकेट किसने लिया, तो याद रखिएगा सर्वाधिक विकेट भी इकबाल हुसैन इमोन ने लिया, कितने, 13 विकेट। क्लियर, तो ये बात ध्यान रखेंगे। और इसमें जो सबसे प्रमुख बात ध्यान में रखनी है कि एसीसी पुरुष अंडर 19 एशिया कप 2024 की मेजबानी यूएई ने की और इसके विजेता रहा बांग्लादेश और भारत इसमें उपविजेता रहा। क्लियर। अगला जो है वो है भारतीय महिला क्रिकेट टीम का ऑस्ट्रेलिया दौरा जो कि 2024 में हुआ। ध्यान रखिएगा कि जो भारतीय महिला क्रिकेट टीम ऑस्ट्रेलिया गई थी, ये गई थी 5 से 11 दिसंबर 2024 के बीच क्रिकेट खेलने के लिए। और याद रखिएगा इसमें एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला हुई थी जिसमें 3 मैच हुए थे। और याद रखिएगा इसमें विजेता कौन रहा, ऑस्ट्रेलिया की टीम रही विजेता, यानी ऑस्ट्रेलिया की महिला टीम इसमें विजेता रही और उन्होंने 3-0 से ये श्रृंखला जीती थी। क्लियर है, तो याद रखेंगे 5 से 11 दिसंबर 2024 को जब भारतीय महिला क्रिकेट टीम ऑस्ट्रेलिया दौरे पर गई तो उसमें 3-0 से हारकर ये टीम आई थी, यानी विजेता टीम कौन रही, ऑस्ट्रेलिया महिला। ठीक है, और वो 3-0 से ये मैच जीत गई थी। अगर हम इसमें बात कर लें पुरस्कार की, तो देखिए इसमें सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार किसको मिला, एनाबेल सदरलैंड को। ये जो एनाबेल सदरलैंड है ये ऑस्ट्रेलियाई महिला है। अगर हम सर्वाधिक रन की बात करें तो जॉर्जिया वोल को मिला जो कि ऑस्ट्रेलिया की हैं, 173 रन बनाया। और सर्वाधिक विकेट की बात करें तो इसमें मेगन सट को सबसे ज्यादा विकेट मिले। ये ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेटर हैं मेगन सट, इन्होंने 8 विकेट लिए। क्लियर, तो जो मुख्य रूप से इन नामों को तो आप ध्यान में रख सकते हैं, लेकिन जो प्रमुख बात ध्यान में रखनी है कि भारतीय महिला क्रिकेट टीम ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर 5 से 11 दिसंबर 2024 को थी, जिसमें एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला के 3 मैच हुए और तीनों मैच ऑस्ट्रेलिया महिला क्रिकेटर ने जीते। क्लियर, तो ये बात ध्यान में रखिएगा। अगला देखिए, अगला है सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2024-25। सबसे पहली बात तो यह है कि ये जो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी है ये क्रिकेट से संदर्भित है और ये जो आयोजन हुआ ये 23 नवंबर से 15 दिसंबर 2024 के बीच हुआ। याद रखिएगा ये घरेलू T20 टूर्नामेंट है। क्लियर है, और इसमें टीमें कितनी थी, 38 टीमें थी। क्लियर है, अब हम बात कर लेते हैं कि सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2024 जो कि 23 नवंबर से 15 दिसंबर को हुई, जिसमें 38 टीमों ने भाग लिया, ये एक घरेलू T20 टूर्नामेंट है। इसका परिणाम क्या हुआ, तो याद रखेंगे सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2024-25 की विजेता टीम कौन सी रही, मुंबई की। और याद रखिएगा ये मुंबई का दूसरा खिताब है और इसमें उप विजेता कौन रहा, मध्य प्रदेश। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2024-25 में विजेता टीम मुंबई की और उप विजेता मध्य प्रदेश। अगर हम इसमें बात कर ले पुरस्कार की, तो ध्यान रखिएगा इस टूर्नामेंट का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी, किस टूर्नामेंट की बात हो रही है, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2024-25। इसमें सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी कौन रहे, तो याद रखेंगे मुंबई के आजिक रहाणे। ठीक है, आजिक रहाणे इसमें सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी। सबसे ज्यादा रन किसने बनाया, तो याद रखेंगे आजिक रहाणे ने ही सबसे ज्यादा रन 469 रन यानी 469। ठीक है, ये रन किसने सबसे ज्यादा बनाए, आजिक रहाणे ने। और सर्वाधिक विकेट किसने लिया, तो याद रखेंगे जगजीत सिंह ने जो कि चंडीगढ़ से हैं और इन्होंने 18 विकेट लिए थे। क्या नाम है, जगजीत सिंह। अगला देखिए, अगला है वेस्टइंडीज महिला क्रिकेट टीम का भारत दौरा 2024। याद रखिएगा जब वेस्टइंडीज की महिला क्रिकेट टीम भारत आई क्रिकेट खेलने के लिए तो वो समय कब था, 15 से 27 दिसंबर 2024 के बीच। अब देखिए इसमें कौन कौन से मैच हुए। सबसे पहले बात करेंगे इसमें द्विपक्षीय महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय सीरीज हुई। कहने का मतलब है द्विपक्षीय का मतलब भारत और वेस्टइंडीज की महिला क्रिकेट टीम के बीच में जो टूर्नामेंट हुआ। सबसे पहले T20 की बात कर लें तो इसमें 3 मैच हुए। क्लियर है, याद रखिएगा जब वेस्टइंडीज की महिला टीम और भारत की महिला टीम क्रिकेट की ये आपस में जब मैच हुआ तो याद रखिएगा इसमें विजेता रही भारत की महिला टीम। ठीक है, और इन्होंने इस पूरी श्रृंखला को 2-1 से जीत लिया। क्लियर है, तो ये बात स्पष्ट हो गई कि जब वेस्टइंडीज की महिला क्रिकेट टीम भारत आई थी और जो T20 की सीरीज हुई उसमें 3 मैच हुए जिसमें से भारत ने 2 मैच जीते और 1 मैच वेस्टइंडीज। ठीक है, तो 2-1 से ये श्रृंखला भारत की महिला टीम ने जीत लिया। अगर हम बात करें कि श्रृंखला की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी कौन रही, तो याद रखेंगे स्मृति मंधाना, ये भारत की, और इन्होंने सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का अवार्ड जीता। अब यहीं पर मैं आपसे कोरिलेट करा रहा हूं। अभी आपको जब मैं आईसीसी पुरस्कार 2024 बता रहा था तो उसमें मैंने आपसे बताया था कि जो महिला क्रिकेटर थी उसमें 2024 का सर्वश्रेष्ठ महिला ओडीआई खिलाड़ी का पुरस्कार भी स्मृति मंधाना को ही दिया गया था। क्लियर, तो ये दोनों बातें कोरिलेट करिए। अगर बात करें सबसे ज्यादा रन किसने बनाया तो स्मृति मंधाना ने ही बनाया 193 रन। और सबसे ज्यादा विकेट किसने लिया तो याद रखेंगे
T20 सीरीज में सबसे ज्यादा विकेट लिया राधा यादव ने, 6 विकेट लिए। क्लियर? अगर अब हम बात कर लें कि जो अंतरराष्ट्रीय एक दिवसीय सीरीज हुई थी, यानी ओडीआई यानी वनडे इंटरनेशनल, ये भी 3 मैच हुए। यानी जो वेस्ट इंडीज की महिला टीम आई थी उसने 3 मैच खेले T20 के और 3 मैच खेले वनडे मैच। ठीक है, अब हम बात कर लें 3 वनडे मैच की, तो इसमें विजेता कौन रहा? तो इसमें विजेता रही भारत की टीम, और भारत ने 3-0 से बिल्कुल क्लीन स्वेप कर दिया। क्लियर है? तो याद रखेंगे T20 में सीरीज जीता भारत की महिला क्रिकेट टीम ने 2-1 से, और जो वनडे सीरीज हुई उसमें भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने 3-0 से ये पूरी श्रृंखला जीत ली। इस श्रृंखला में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का जो पुरस्कार है वो रेणुका सिंह को दिया गया। ठीक है, तो याद रखेंगे सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का अवार्ड जो स्मृति मंधाना को मिला था इसमें, वो T20 में मिला था, लेकिन अगर बात करें वनडे में तो रेणुका सिंह को मिला। अब प्रश्न इस तरह भी पूछा जा सकता है कि रेणुका सिंह का संबंध किस खेल से है? तो क्रिकेट से है। क्लियर है? अगर पूछा जाए कि सबसे ज्यादा रन किसने बनाए, तो याद रखेंगे हरलीन देओल ने 160 रन सबसे ज्यादा रन बनाए। क्या नाम है? हरलीन देओल। और याद रखिएगा सबसे ज्यादा विकेट किसने लिया? तो रेणुका सिंह ने ही सबसे ज्यादा विकेट लिए, 10 विकेट लिए थे। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखेंगे। वेस्ट इंडीज महिला क्रिकेट टीम और भारतीय महिला क्रिकेट टीम के बीच में जो मैच हुआ 15 से 27 दिसंबर 2024 के बीच। अगला जो टूर्नामेंट है वो है महिला प्रीमियर लीग यानी WPL 2025। याद रखिएगा महिला प्रीमियर लीग यानी WPL 2025, ये अगर हम इसमें प्लेयर ऑक्शन की बात कर लें तो ये हुआ 15 दिसंबर 2024 को बेंगलुरु कर्नाटक में। और याद रखिएगा अगर आपसे पूछा जाए कि WPL 2025 में सबसे महंगी खिलाड़ी या सर्वाधिक महंगी भारतीय खिलाड़ी या सर्वाधिक महंगी अनकैप्ड खिलाड़ी तो वो कौन सी रही? तो उनका नाम है सिमरन शेख। ठीक है, और ये गुजरात जायंट्स से ली गई और इनको कितने में? 1.9 करोड़ रुपए में। क्लियर है? तो याद रखेंगे सर्वश्रेष्ठ महंगी खिलाड़ी कौन रही किसमें? महिला प्रीमियर लीग यानी WPL 2025 में। तो स्पष्ट याद रखिएगा जब आप ये कह देंगे कि सर्वाधिक महंगी खिलाड़ी, तो ये तो बात ऑटोमेटिक हो जाएगा कि सर्वाधिक महंगी भारतीय खिलाड़ी भी होंगी। क्या नाम है? सिमरन शेख। ठीक है, और कहां से ये ली गई? किसमें? गुजरात जायंट्स में 1.9 करोड़ रुपए में। क्लियर है? अगर ये पूछा जाए कि सबसे महंगी विदेशी खिलाड़ी, ठीक है, तो सबसे महंगी विदेशी खिलाड़ी की अगर हम बात करें तो वो कौन है? तो डिएंड्रा डॉटिन। क्या नाम है? डिएंड्रा डॉटिन। ये भी गुजरात जायंट्स से चुनी गई और इनको कितने में लिया गया? 1.7 करोड़ रुपए में। क्लियर? तो ये बात स्पष्ट हो गई, यहां से प्रश्न बन सकता है। ठीक है, अब यहां पर एक बात और कोरिलेट करा दें, फिर इस पर थोड़ी सी संक्षिप्त चर्चा हो जाएगी, इसको संक्षिप्त में कोरिलेट करेंगे। अगर आपसे ये प्रश्न पूछ ले कि ये जो डिएंड्रा डॉटिन है ये किस देश की है, तो याद रखेंगे ये वेस्ट इंडीज की ऑलराउंडर खिलाड़ी है और इनका जन्म कहां हुआ था? बारबाडोस में। ठीक है, तो याद रखेंगे डिएंड्रा डॉटिन ये सबसे महंगी विदेशी खिलाड़ी, वेस्ट इंडीज टीम की ये ऑलराउंडर खिलाड़ी है और इनका जन्म हुआ था बारबाडोस में। ठीक है, तो ये बात स्पष्ट हो गई ना कि जो WPL 2025 है उसमें सबसे महंगी खिलाड़ी पूछे तो सिमरन शेख। क्योंकि सिमरन शेख का संबंध भारत से है इसलिए ये बात भी स्पष्ट हो जाएगी कि सबसे महंगी भारतीय खिलाड़ी कौन हो गई? सिमरन शेख, जिसको गुजरात जायंट्स ने लिया 1.9 करोड़ रुपए में। और अगर इससे हटकर ये प्रश्न पूछ दे कि सबसे महंगी खिलाड़ी तो डिएंड्रा डॉटिन। ठीक है, 1.7 करोड़ में। अब यहां पर क्रिकेट से संबंधित जो तथ्य थे वो कंप्लीट हुए। अब बात करेंगे फुटबॉल की। देखिए फुटबॉल की अगर हम बात करें तो सबसे पहली बात तो ये याद रखिएगा कि फुटबॉल कहाँ का राष्ट्रीय खेल है। तो ध्यान रखिएगा फुटबॉल कहाँ का राष्ट्रीय खेल है, सबसे पहले इसी पे बात हो जाए तो याद रखेंगे मॉरिशस का, हैती का, पोलैंड का, इजराइल का। मैं इन देशों के नाम क्यों ले रहा हूं? क्योंकि यहां से ही कंफ्यूजन होने की संभावना है। आप सभी जानते हैं कि फुटबॉल राष्ट्रीय खेल है ब्राजील का, अर्जेंटीना का, जर्मनी का, उरुग्वे का। क्लियर? ये तो बहुत पॉपुलर है, लेकिन सबसे पहले आप ये ध्यान रखिए कि फुटबॉल राष्ट्रीय खेल है मॉरिशस का, हैती का, पोलैंड का, इजराइल का, और उसके बाद याद रखिएगा ब्राजील का भी है, अर्जेंटीना, जर्मनी, उरुग्वे। क्लियर है? तो यहाँ का राष्ट्रीय खेल क्या है? फुटबॉल है। क्लियर? तो ये बात स्पष्ट हो गई। अगर मान लीजिए बात कर लें फुटबॉल के कुछ शब्दावलियों के, कुछ टर्म्स के, तो जैसे किक शब्द है ये फुटबॉल में बोला जाता है, फ्री किक ये भी फुटबॉल में। लेकिन याद रखिएगा अभी मैंने क्रिकेट के संदर्भ में आपको क्या बताया था? फ्री हिट। ठीक है, तो फ्री हिट अगर पूछा जाए तो क्रिकेट, और अगर फ्री किक पूछा जाए तो फुटबॉल में। डिफेंडर शब्द का प्रयोग, स्वीपर शब्द का प्रयोग, थ्रो इन का प्रयोग, ठीक है, और हैंडबॉल फाउल्ट का प्रयोग, इसी तरह से रिबाउंड शब्द का प्रयोग, मूव हैट्रिक शब्द का प्रयोग, टाई ब्रेकर शब्द का प्रयोग, बेस लाइन का प्रयोग। ठीक है, ये भी कहां पर? फुटबॉल में।
बेस्ट बैंक का प्रयोग ये भी फुटबॉल में। क्लियर? तो ये जो शब्दावलियां हैं इनको भी आप ध्यान में रखेंगे फुटबॉल के संदर्भ में। अब इसमें बात कर लेते हैं सबसे पहले संतोष ट्रॉफी की। तो ये भी कोरिलेट करिए कि संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है, तो याद रखेंगे फुटबॉल से। अगर पूछा जाए सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी तो आप कह देंगे क्रिकेट से है। क्लियर? तो संतोष ट्रॉफी 2024-25 की अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो बात ये देख लीजिए कि इसका आयोजन कब से कब तक हुआ। तो याद रखेंगे जो संतोष ट्रॉफी 2024-25 है ये 15 नवंबर से 31 दिसंबर 2024 के बीच ये मैच हुआ। और राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियन अगर हम पुरुष के संदर्भ में बात करें ये मैच है। और कौन सा संस्करण था? 78वां संस्करण था। ठीक है? तो ये बात स्पष्ट रूप से ध्यान में रखेंगे कि संतोष ट्रॉफी 2024-25 ये राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप पुरुष कैटेगरी का है और ये 15 नवंबर से 31 दिसंबर 2024 के बीच हुआ और ये 78वां संस्करण था। अब बात कर लेते हैं कि ये जो 78वां संतोष ट्रॉफी 2024-25 है इसका परिणाम क्या रहा। तो याद रखेंगे इसमें विजेता टीम रही पश्चिम बंगाल की और ये पश्चिम बंगाल का 33वां खिताब है और इसमें उप विजेता कौन रहा? केरल की टीम। क्लियर? तो याद रखेंगे 78वां संतोष ट्रॉफी 2024-25 विजेता पश्चिम बंगाल और उप विजेता केरल रही। विजेता टीम पश्चिम बंगाल का ये 33वां खिताब है। अगर हम बात करें इसमें सबसे पहला जो अवार्ड है वो है पीटर थंगाराज चैंपियनशिप का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी अवार्ड। पीटर थंगाराज चैंपियनशिप का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी अवार्ड ये पश्चिम बंगाल के रोबी हंसदा को दिया गया। ठीक है? अगर पूछा जाए तुलसीदास बलराम फाइनल मैच का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी तो आप कहेंगे रोबी हंसदा ही है। और सर्वाधिक गोल अगर पूछा जाए तो याद रखेंगे सर्वाधिक गोल भी रोबी हंसदा को दिया गया। ये कितने गोल इन्होंने किए थे? 12 गोल। क्लियर? तो ये बात ध्यान में रखेंगे इस बात को भी कि तीनों अवार्ड रोबी हंसदा ने जीते। अगला है द बेस्ट फीफा फुटबॉल 2024। याद रखिएगा ये जो फीफा फुटबॉल पुरस्कार 2024 की बात करें तो ये 18 दिसंबर 2024 को दोहा कतर में दिया गया। ठीक है? द बेस्ट फीफा फुटबॉल पुरस्कार 2024 दोहा कतर। कब? 18 दिसंबर 2024। इसमें अगर बात किया जाए कि सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी 2024 का अवार्ड किसको दिया गया तो याद रखेंगे सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी का अवार्ड 2024 का ब्राजील के खिलाड़ी को दिया गया। इनका नाम क्या है? विनीसियस जूनियर। क्या नाम है? विनीसियस जूनियर। ठीक है? तो याद रखेंगे ब्राजील के विनीसियस जूनियर को सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी 2024 का पुरस्कार दिया गया। किसको? विनीसियस जूनियर को। और ये कहां के हैं? ब्राजील के। अगर हम बात कर लें कि सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला खिलाड़ी 2024 का पुरस्कार तो याद रखेंगे स्पेन की खिलाड़ी हैं, इनका नाम है एटना बोनमाटी। क्या नाम है? एटना बोनमाटी। तो ये दोनों बातें स्पष्ट हो गई ना कि सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी 2024 ब्राजील के विनीसियस जूनियर को दिया गया और सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला खिलाड़ी 2024 के अवार्ड एटना बोनमाटी को दिया गया। और एटना बोनमाटी का संबंध कहां से है? स्पेन से। अगर पूछा जाए कि सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष गोलकीपर का अवार्ड तो याद रखेंगे सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष गोलकीपर का अवार्ड किसको दिया गया? अर्जेंटीना के एमिलियानो मार्टिनेज को दिया गया। किसको दिया गया? एमिलियानो मार्टिनेज को। इनका संबंध कहां से है? अर्जेंटीना से। और इनको सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष गोलकीपर का अवार्ड दिया गया एमिलियानो मार्टिनेज, अर्जेंटीना। अगर पूछ लिया जाए यही प्रश्न कि सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला गोलकीपर 2024 तब आपका जवाब होगा यूएसए की महिला गोलकीपर है जिनका नाम है एलिसा नेहर। एलिसा नेहर जो कि यूएसए की हैं, इनको सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला गोलकीपर का अवार्ड दिया गया। क्लियर? अगला पुरस्कार है सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष कोच का अवार्ड। तो याद रखेंगे सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष कोच अवार्ड 2024 ये कार्लो एंसेलोटी को दिया गया। किसको? कार्लो एंसेलोटी को। और अगर पूछा जाए कि सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला कोच का अवार्ड तब याद रखिएगा एम्मा हेज को दिया गया। तो सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष कोच का अवार्ड कार्लो एंसेलोटी को और सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला कोच का अवार्ड एम्मा हेज को दिया गया। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, अगला जो अवार्ड इसमें दिया गया है वो है फीफा पुस्कास पुरस्कार 2024। याद रखिएगा ये पुरुष फुटबॉल में जो सर्वश्रेष्ठ गोल करता है उसको दिया जाता है फीफा पुस्कास पुरस्कार 2024। और ये जो पुरुष फुटबॉल में सर्वश्रेष्ठ गोल का अवार्ड है ये अर्जेंटीना के खिलाड़ी एलेजांद्रे गार्नाचो को दिया गया। किसको? एलेजांद्रे गार्नाचो को। अगर पूछा जाए फीफा माल्टा पुरस्कार 2024 तो याद रखेंगे पहली बार महिला फुटबॉल में सर्वश्रेष्ठ गोल का अवार्ड ब्राजील की माल्टा को दिया गया। किसको? ब्राजील की माल्टा को। अगला देखिए, अगला जो अवार्ड है वो है फीफा फेयर प्ले अवार्ड 2024। याद रखिएगा फीफा फेयर प्ले अवार्ड 2024 ये किसको दिया गया? ये ब्राजील की थियागो माइया को। ठीक है? तो ब्राजील के थियागो माइया को फीफा फेयर प्ले अवार्ड 2024 दिया गया। और अगर पूछा जाए कि फीफा फैन अवार्ड 2024 किसको दिया गया तो याद रखेंगे ब्राजीलियाई फुटबॉल प्रशंसक हैं जिनका नाम है गुइल हर्मे गंड्रा मोउरा। क्या नाम है? गुइल हर्मे गंड्रा मोउरा। ठीक है? ये ब्राजीलियाई फुटबॉल प्रशंसक हैं, इनको फीफा फैन अवार्ड 2024 दिया गया।
क्लियर, तो ये बात ध्यान में रखेंगे। अगर हम बात कर लें फीफा विश्व कप 2034 की, किसकी? फीफा विश्व कप 2034 की, तो याद रखेंगे असाधारण फीफा कांग्रेस, क्लियर, यानी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फीफा कांग्रेस का जो आयोजन है, ये आयोजन न्यूजीलैंड के ज्यूरिख में हुआ। कब हुआ? 11 दिसंबर 2024 को। तो सबसे पहली बात तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि अगर पूछा जाए कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फीफा कांग्रेस का आयोजन कहां हुआ और कब हुआ, तो याद रखेंगे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फीफा कांग्रेस का आयोजन 11 दिसंबर 2024 को स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख में हुआ। कहां पर? स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख में। ये बात स्पष्ट हो गई। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फीफा कांग्रेस 11 दिसंबर 2024 को स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख में। याद रखिएगा सऊदी अरब को औपचारिक रूप से फीफा विश्व कप 2034 की मेजबानी इसी में सौंपी गई। ठीक है, यानी जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फीफा कांग्रेस ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में हुआ, इसी में यह डिसाइड हुआ कि सऊदी अरब को फीफा विश्व कप 2034 की मेजबानी दी जाएगी। तो ये भी पूछ सकता है कि ये औपचारिक रूप से ये कहां पर मेजबानी सौंपी गई, तो ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में। याद रखिएगा इतिहास में पहली बार सऊदी अरब को मेजबानी सौंपी गई है। ये तथ्य बहुत महत्वपूर्ण है, तो ध्यान रखेंगे फीफा विश्व कप 2034 जो सऊदी अरब में होगा उसके संदर्भ में ये जो भी तथ्य है ये परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, याद रखिएगा ये फुटबॉल टूर्नामेंट इतिहास में दूसरी बार मध्य पूर्व में आयोजित किया जाएगा। अगर हम बात करें मध्य पूर्व में, तो याद रखिएगा पहली बार कतर में हुआ था 2022 में। ठीक है, तो ये भी बात ध्यान में रखेंगे कि मध्य पूर्व में कतर में जो 2022 में हुआ, उसके बाद अब 2034 में सऊदी अरब में होगा। याद रखिएगा इस संस्करण में पहली बार 48 टीमें प्रतिस्पर्धा करेंगी। क्लियर, तो याद रखेंगे इसमें पहली बार 48 टीमें इसमें खेलेंगी। याद रखिएगा फीफा विश्व कप 2030 का आयोजन 3 महाद्वीपों में स्थित 6 देशों में की जाने की पुष्टि की गई। किसकी बात हो रही है? फीफा विश्व कप 2030 की। 3 महाद्वीपों में होगा और टोटल 6 देशों में होगा। ठीक है, याद रखिएगा कि जो 2030 की फीफा विश्व कप की मुख्य मेजबानी है वो स्पेन, पुर्तगाल और मोरक्को करेगा। यानी फीफा विश्व कप 2030 की मुख्य मेजबानी कौन करेगा? स्पेन, पुर्तगाल और मोरक्को। लेकिन टोटल 6 देशों में अर्थात 3 महाद्वीपों के 6 देशों में यह आयोजित होगा, लेकिन मुख्य मेजबानी स्पेन, पुर्तगाल और मोरक्को करेगा। याद रखिएगा फीफा विश्व कप की जो 100वीं वर्षगांठ है, इस अवसर पर विश्व कप के पहले 3 मैच उरुग्वे, अर्जेंटीना और पराग्वे में खेले जाएंगे। क्लियर, लेकिन मुख्य मेजबानी स्पेन, पुर्तगाल, मोरक्को करेगा। लेकिन चूंकि फीफा विश्व कप की 100वीं वर्षगांठ है, इसलिए इस फीफा विश्व कप के जो पहले 3 मैच होंगे वो उरुग्वे, अर्जेंटीना और पराग्वे में होंगे। क्लियर, तो ये बात स्पष्ट हो गई। अगला देखिए, अगला जो खेल है वो है हॉकी। क्लियर है, और भारत के संदर्भ में तो हॉकी की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। याद रखिएगा हॉकी में 11 खिलाड़ी होते हैं। ठीक है, और अगर हम बात कर लें कि हॉकी कहाँ का राष्ट्रीय खेल है, तो याद रखेंगे भारत और पाकिस्तान दोनों का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। क्लियर, और एक बात और याद रखिएगा कि अगर पूछा जाए कि आइस हॉकी कहाँ का राष्ट्रीय खेल है, तो याद रखेंगे कनाडा का। कनाडा का पहले राष्ट्रीय खेल था क्रिकेट, लेकिन अब बदल कर क्या हो गया? आइस हॉकी। लेकिन एक बात और याद रखिएगा, अगर आपसे ये इस तरह का प्रश्न पूछा जाए कि कनाडा में का राष्ट्रीय खेल क्या है और अगर विकल्प में आइस हॉकी नहीं है और क्रिकेट अगर ऑप्शन में है, तो आप वहां पर उस कंडीशन में क्रिकेट को ही टिक करेंगे। क्लियर, क्योंकि पूर्व में ये क्रिकेट इसका राष्ट्रीय खेल रहा है। ये बात स्पष्ट हो गई। इसी तरह याद रखिएगा चूंकि हॉकी की बात हो रही है, तो जो रसियन हॉकी है उसको बैंडी कहा जाता है। रसियन हॉकी को क्या कहते हैं? बैंडी। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखेंगे। इसी तरह से हॉकी के अगर कुछ टर्म्स की बात कर लें, यानी शब्दावली की बात कर लें, तो जैसे इसमें बुली शब्द का इस्तेमाल होता है, इसमें स्कूप शब्द का प्रयोग होता है। ठीक है, पेनाल्टी शूटआउट का प्रयोग होता है। क्लियर है, पेनाल्टी कॉर्नर का प्रयोग होता है। ठीक है, इसी तरह से 16 यार्ड हिट का प्रयोग होता है। 16 यार्ड हिट शब्द का प्रयोग इसी हॉकी में ही होता है। ठीक है, इसी में कैरी शब्द का भी प्रयोग होता है, टाई ब्रेकर शब्द का प्रयोग होता है, पुशिंग शब्द का प्रयोग होता है। ठीक है, अंडर कटिंग शब्द का प्रयोग होता है। ठीक है, तो ये सभी जो है ट्रिबल शब्द का प्रयोग होता है। ठीक है, एस्ट्रो टर्फ शब्द का प्रयोग होता है। तो ये सभी शब्द जो हैं ये क्रिकेट के संदर्भ में प्रयोग किए जाते हैं। इनको आप निश्चित रूप से ध्यान में रखिएगा। क्लियर है, अब आइए जरा देखते हैं हॉकी में क्या है। सबसे पहले बात करेंगे पुरुष जूनियर एशिया कप 2024 की। याद रखिएगा ये जो पुरुष जूनियर एशिया कप 2024 है, ये 26 नवंबर से 4 दिसंबर 2024 के बीच हुआ। कहां पर हुआ? ओमान के मस्कट में। ठीक है, तो याद रखेंगे पुरुष जूनियर एशिया कप 2024 26 नवंबर से 4 दिसंबर 2024 के बीच ओमान के मस्कट में हुआ। अब इसमें परिणाम क्या हुआ? तो याद रखेंगे ये जो पुरुष जूनियर एशिया कप 2024 हुआ हॉकी का, इसमें विजेता रही भारत। और याद रखिएगा कि रिकॉर्ड 5वां खिताब है ये भारत का, और इसमें उप विजेता कौन रहा? पाकिस्तान। ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण भी है क्योंकि भारत ने पाकिस्तान को हराया। किसमें? हॉकी के पुरुष जूनियर एशिया कप 2024 में, जो कि ओमान के मस्कट में खेला गया। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर इसमें हम व्यक्तिगत पुरस्कार की बात कर लें,
तो याद रखेंगे टूर्नामेंट का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का अवार्ड, किस टूर्नामेंट की बात हो रही है, पुरुष जूनियर एशिया कप 2024। इसमें सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार अरिजीत सिंह हुंदल को दिया गया। किसको? अरिजीत सिंह हुंदल को। तो प्रश्न ऐसे भी पूछ सकता है कि अरिजीत सिंह हुंदल का संबंध किस खेल से है, तो आप क्या कहेंगे? हॉकी से। अगर पूछा जाए कि टूर्नामेंट का सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर कौन था, तो याद रखेंगे मलेशिया के खिलाड़ी हैं जिनका नाम है रफेजुल सैनी। क्या नाम है? रफेजुल सैनी। इनको टूर्नामेंट का सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर का अवार्ड मिला। अगर हम बात करें सर्वाधिक गोल की, तो याद रखेंगे सर्वाधिक गोल किसने किया? पाकिस्तान के सूफियान खान ने। ठीक है, पुरुष जूनियर एशिया कप 2024 में सर्वाधिक गोल सूफियान खान ने किया, ये पाकिस्तान के हैं, और 12 गोल किया। क्लियर? तो प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि हाल ही में चर्चा में रहे सूफियान खान का संबंध किस देश से है, तो आप कहेंगे पाकिस्तान से, और किस खेल से, तो आप कहेंगे हॉकी से। अगला जो प्रश्न है कि राइजिंग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, तो याद रखिएगा राइजिंग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का पुरस्कार यामातो कावाहारा को दिया गया। किसको? यामातो कावाहारा को, और इनका संबंध कहां से है? जापान से। क्लियर? याद रखिएगा इसमें एक बात बहुत महत्वपूर्ण है कि भारतीय टीम ने इस टूर्नामेंट का लगातार तीसरा यानी 2015, 2023 और 2024, ठीक है, और रिकॉर्ड 5वां खिताब अपने नाम किया। क्लियर? तो ये बात आपको ध्यान में रखना होगा। किसकी बात हो रही है? पुरुष जूनियर एशिया कप 2024। और याद रखिएगा कि भारतीय कप्तान कौन थे, तो याद रखेंगे ये जो पुरुष जूनियर एशिया कप 2024 हुआ, इसमें भारतीय कप्तान आमिर अली थे। कौन थे? आमिर अली। और याद रखिएगा इसमें जो कोच थे भारत के, वो कौन थे? पीआर श्रीजेश कोच थे, और आमिर अली इसमें कौन थे? भारतीय कप्तान थे। अगला जो बात हो रही है वो हो रही है महिला जूनियर एशिया कप हॉकी 2024। अभी आपने पुरुष का जूनियर एशिया कप हॉकी 2024 देखा, जो कि ओमान के मस्कट में हुआ 26 नवंबर से 4 दिसंबर को। अब हम बात कर रहे हैं महिला जूनियर एशिया कप हॉकी 2024 की। इसका आयोजन भी ओमान के मस्कट में हुआ, और कब से कब तक? 7 से 15 दिसंबर 2024 के बीच। याद रखिएगा ये जो महिलाओं की जूनियर एशिया कप हॉकी 2024 का आयोजन है, इसमें टोटल 10 टीमों ने खेला, और इसमें अंडर 21 महिला। ठीक है, अब देखिए इसमें जो मूल प्रश्न बनेगा वो क्या बनेगा कि इसका परिणाम क्या हुआ। तो याद रखेंगे महिला जूनियर एशिया कप हॉकी 2024 में जो टीम जीती वो कौन? भारत। और उप विजेता कौन था? चीन। तो याद रखेंगे पुरुष जूनियर एशिया कप हॉकी 2024 में जीता कौन? भारत, रिकॉर्ड 5वीं बार, और उप विजेता था पाकिस्तान। लेकिन जो महिलाओं का जूनियर एशिया कप हॉकी 2024 है, इसमें भारत ही जीता, लेकिन इसमें उप विजेता कौन है? चीन है। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखिएगा। अगर हम बात कर लें सर्वाधिक गोल की, तो याद रखेंगे महिला जूनियर एशिया कप हॉकी 2024 में सबसे ज्यादा गोल किया भारत की दीपिका सेहरावत ने। किसको ने किया? भारत की दीपिका सेहरावत ने। ठीक है, अब देखिए यह कितना गोल? 12। अब यहीं पर प्रश्न बनेगा, क्या बनेगा? पूछ लिया जाएगा कि दीपिका सेहरावत का संबंध किस खेल से है, तो आप क्या बोलेंगे? हॉकी से। ठीक है, और भारतीय टीम की कप्तान कौन थी? ज्योति सिंह। तो ये भी प्रश्न बन सकता है ज्योति सिंह का संबंध, तो आप कहेंगे हॉकी से। और महिला जूनियर एशिया कप हॉकी में ये टीम की कप्तान थी, क्या नाम है? ज्योति सिंह। याद रखिएगा कांस्य पदक किसने जीता? तो याद रखेंगे दक्षिण कोरिया ने। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगला देखिए, अगला जो खेल है वो है बैडमिंटन। ध्यान रखिएगा ये जो बैडमिंटन है, सबसे पहले बात कर लेते हैं इसमें खिलाड़ी की। याद रखिएगा बैडमिंटन के खेल में एक साइड में मिनिमम एक, और एक के अलावा दो खिलाड़ी भी होते हैं। ठीक है, तो आप ये कह देंगे कि बैडमिंटन में एक साइड में एक या दो खिलाड़ी हो सकते हैं। ठीक है, जैसे जिसको आप कहते हैं एकल, ठीक है, या जिसको आप कहते हैं युगल। ठीक है, तो ये वही बात हो रही है। तो ये बात स्पष्ट हो गई। दूसरी बात कि बैडमिंटन कहाँ का राष्ट्रीय खेल है, तो याद रखिएगा बैडमिंटन राष्ट्रीय खेल है इंडोनेशिया और मलेशिया का। ठीक है, इंडोनेशिया और मलेशिया का जो राष्ट्रीय खेल है वो क्या है? बैडमिंटन है। अगर हम बैडमिंटन की शब्दावली के बारे में बात कर लें, तो याद रखेंगे जैसे बैडमिंटन में सर्विस कोर्ट बोला जाता है। सर्विस कोर्ट किसमें बोला जाता है? बैडमिंटन में। शटल कॉक बोला जाता है। शटल कॉक शब्द का प्रयोग बैडमिंटन के संदर्भ में। इसी तरह से बैक हैंड, फोर हैंड, ये कहाँ पर? बैडमिंटन में। स्मैश शब्द का प्रयोग, स्मैश शब्द का प्रयोग ये बैडमिंटन में होता है। ठीक है, डबल फाल्ट शब्द का प्रयोग, नेट का प्रयोग, लव का प्रयोग, ये कहाँ पर? ये सभी शब्दों का प्रयोग बैडमिंटन खेल के संदर्भ में होता है। ठीक है, अब आइए इसमें देखते हैं कि कौन सा अवार्ड दिया गया या कौन सा टूर्नामेंट हुआ। तो सबसे पहले बात कर रहे हैं किंग कप इंटरनेशनल बैडमिंटन ओपन 2024। स्पष्ट रूप से आप ध्यान में रखेंगे ये जो किंग कप इंटरनेशनल बैडमिंटन ओपन 2024 है, ये 27 से 29 दिसंबर 2024 को चीन के सेजेन में खेला गया। ठीक, और संस्थापक कौन है इसके? लिंडान, चीन के ही हैं। और ये याद रखिएगा पहला संस्करण था, और ये पुरुष एकल प्रतियोगिता की सबसे पहले हम लोग बात करेंगे। क्लियर है? तो ये बात स्पष्ट हो गई ना कि किंग कप इंटरनेशनल बैडमिंटन ओपन 2024 ये 27 से 29 दिसंबर में, और कहाँ पर? चीन के सेजेन में। ठीक है, और एक बात और, संस्थापक कौन है? लिंडान, और ये पहला संस्करण है और पुरुष एकल प्रतियोगिता है। ठीक है, अब इसमें हम अगर
परिणाम की बात करें तो इसमें स्वर्ण पदक किसने जीता, तो याद रखिएगा स्वर्ण जो जीता वो डेनमार्क के एंडर्स एंटोनसेन ने जीता। ठीक है, ये महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा डेनमार्क के एंडर्स एंटोनसेन ने स्वर्ण जीता। वहीं पर रजत की बात करें तो हु झे आन ने जो कि चीन के हैं, इन्होंने रजत, और भारत के लक्ष्य सेन ने इसमें कांस्य पदक जीता। ठीक है, तो किंग कप इंटरनेशनल बैडमिंटन ओपन 2024 जो चीन के शेंजन में हुआ, इसमें कांस्य पदक भारत के लक्ष्य सेन ने जीता। ठीक है, अगला देखिए, अगला है BWF वर्ल्ड टूर फाइनल्स 2024। याद रखिएगा BWF वर्ल्ड टूर फाइनल 2024 का आयोजन चीन के हांगझोउ में हुआ। कहां पर, चीन के हांगझोउ में। कब से कब तक, 11 से 15 दिसंबर 2024 के बीच। कहां पर, चीन के हांगझोउ में। अब बात करते हैं कि जो BWF वर्ल्ड टूर फाइनल्स 2024 था जो चीन के हांगझोउ में हुआ, इसमें विजेता कौन रहा, तो ये अगर हम बात करें पुरुष एकल की, तो पुरुष एकल में विजेता थे चीन के सी यूकी। पुरुष में एकल में कौन विजेता थे, सी यूकी, चीन के। और अगर महिला एकल की बात करें तो महिला एकल में भी चीन की महिला खिलाड़ी हैं जिनका नाम है वांग झी। क्या नाम है, वांग झी। अगला है पुरुष युगल। देखिए पुरुष युगल में बात करें तो ये जीता है किम एस्ट्रप और एंडर्स स्कारूप रासमुसेन ने। ठीक है, और ये दोनों डेनमार्क के हैं। तो पुरुष युगल किम स्ट्रप और एंडर्स स्कारूप रासमुसेन ने जीता। और महिला युगल की बात करें तो दोनों दक्षिण कोरिया की हैं। एक खिलाड़ी का नाम है बेक हाना और दूसरे खिलाड़ी का नाम है ली सो ही। ठीक है, बेक हाना और ली सो ही ने, जो दोनों दक्षिण कोरिया की हैं, इन्होंने महिला युगल जीता। अगर बात करें मिश्रित युगल की तो याद रखेंगे मिश्रित युगल में झेंग सी वेई और हुआंग या कियोंग। ठीक है, ये दोनों चीन के हैं। ठीक है, तो ये बात हो रही थी BWF वर्ल्ड टूर फाइनल्स 2024। अगला है उड़ीसा मास्टर्स बैडमिंटन 2024। याद रखिएगा ये जो उड़ीसा मास्टर्स बैडमिंटन 2024 है, ये 10 से 15 दिसंबर 2024 के बीच उड़ीसा के कटक में आयोजित हुआ। अगर हम बात कर लें इसमें विभिन्न स्पर्धा की और उसमें विजेता की, तो याद रखिएगा उड़ीसा मास्टर्स बैडमिंटन 2024 में पुरुष एकल के विजेता कौन थे, ऋत्विक संजीवी। क्या नाम है, ऋत्विक संजीवी। तो प्रश्न ये भी बन सकता है कि हाल ही में चर्चा में रहे ऋत्विक संजीवी का संबंध किससे है, तो आप क्या कहेंगे, बैडमिंटन से। अगला जो है वो है महिला एकल। याद रखिएगा महिला एकल में विजेता चीन की काई यान यान रही। कौन है, काई यान यान। ठीक है, और इसमें महिला में एकल में उप विजेता कौन रहा, तन्वी शर्मा भारत की। ठीक है, तो उड़ीसा मास्टर्स बैडमिंटन 2024 में पुरुष एकल में तो भारत के ऋत्विक संजीवी ने जीत हासिल की, लेकिन महिला एकल में विजेता रही चीन की काई यान यान। ठीक है, और उप विजेता कौन रहा, तन्वी शर्मा। तो पूछ सकता है कि तन्वी शर्मा का संबंध किससे है, तो आप क्या कहेंगे, बैडमिंटन से। अगला देखिए, अगला है गुवाहाटी मास्टर्स 2024। याद रखिएगा 3 से 8 दिसंबर 2024 के बीच असम के गुवाहाटी में गुवाहाटी मास्टर्स 2024 का आयोजन किया गया। अगर हम इसमें बात करें पुरुष एकल की, तो पुरुष एकल का खिताब सतीश कुमार करुणाकरण ने जीता। किसने, सतीश कुमार करुणाकरण ने, ये भारत के हैं, और पुरुष एकल खिताब जीता गुवाहाटी मास्टर्स 2024 में। अगर महिला एकल की बात करें तो अभी आपने देखा था ना कि उड़ीसा मास्टर्स बैडमिंटन में जो महिला एकल जीता था वो काई यान यान ने जीता था। उसी काई यान यान ने गुवाहाटी मास्टर्स में भी महिला एकल जीत लिया, और इनका संबंध किस देश से है, चीन से। तो ये ध्यान में रखेंगे। उप विजेता इसमें कौन रही, तो याद रखिएगा गुवाहाटी मास्टर्स 2024 में महिला एकल में उप विजेता भारत की अनमोल खर्ब रही। कौन है, अनमोल खर्ब। ठीक है, अगर बात करें पुरुष युगल की तो याद रखेंगे पुरुष युगल का खिताब गुवाहाटी मास्टर्स 2024 में चिया वेई जी और सेंग हाओ लिवी, ये दोनों मलेशिया के हैं। तो ये पुरुष युगल खिताब जीता गुवाहाटी मास्टर्स 2024 में चिया वेई जी और सेंग हाओ लिवी। ठीक है, अगर हम महिला युगल की बात करें तो इसमें याद रखेंगे तनीषा क्रास्टो और अश्विनी बोपन्ना। ठीक है, महिला युगल में तनीषा क्रास्टो और अश्विनी पोनप्पा। ठीक है, अश्विनी पोनप्पा। तो याद रखेंगे ये दोनों भारत के, और इन्होंने महिला युगल का खिताब जीता किसमें, गुवाहाटी मास्टर्स 2024 में, तनीषा क्रास्टो और अश्विनी पोनप्पा। अगर हम बात कर लें मिश्रित युगल में तो याद रखेंगे मिश्रित युगल में झांग हान यू और बाओ ली जिंग, ये दोनों चीन के हैं, और इन्होंने मिश्रित युगल जीता गुवाहाटी मास्टर्स 2024 में। अगला जो है वो है 86वां सीनियर राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप 2024। ध्यान रखिएगा कर्नाटक के बेंगलुरु में 18 से 14 दिसंबर 2024 के बीच सीनियर राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप 2024 हुई, और ये किस क्रम की थी, 86वां। ठीक है, तो याद रखेंगे 18 से 24 दिसंबर 2024 के बीच कर्नाटक के बेंगलुरु में 86वां
सीनियर राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप 2024 का आयोजन किया गया 18 से 24 दिसंबर के बीच। अगर हम इसमें बात करें स्पर्धा में जीत की, तो पुरुष एकल का खिताब जो जीता वो कर्नाटक के एम रघु ने जीता, कर्नाटक के एम रघु ने जीता। और उप विजेता कौन रहा? मिथुन मंजूनाथ, जो कि रेलवे से खेल रहे थे, ये पुरुष एकल का खिताब में उप विजेता रहे। अगर बात कर ले महिला एकल की, तो याद रखिए कि महिला एकल में विजेता देविका सिहाग, ये हरियाणा से है, और उप विजेता महिला एकल में श्रेयांशी वली शेट्टी, ये तेलंगाना से है, श्रेयांशी वली शेट्टी। अगर हम बात कर लें पुरुष युगल की, तो याद रखिएगा पुरुष युगल का जो खिताब जीता है वो राजस्थान के संस्कार सारस्वत ने जीता और उत्तर प्रदेश के अर्श मोहम्मद ने जीता। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश के संदर्भ में याद रखेंगे कि जो 86वां सीनियर राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप 2024 कर्नाटक के बेंगलुरु में खेला गया, इसमें पुरुष युगल में संस्कार सारस्वत जो कि राजस्थान से हैं, उनके साथ अर्श मोहम्मद ने जो कि यूपी से हैं, इन्होंने ये खिताब जीता। महिला युगल की बात करें तो महिला युगल में केरल की आरती सारा सुनील और तमिलनाडु की वर्षिणी वीएस ने महिला युगल का खिताब जीता। ठीक है, अगर हम बात करें मिश्रित युगल की, तो याद रखिएगा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। 86वीं सीनियर राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप 2024 जो कि बेंगलुरु कर्नाटक में हुआ, इसमें मिश्रित युगल का खिताब आयुष अग्रवाल और श्रुति मिश्रा ने जीता, और ये दोनों उत्तर प्रदेश से हैं, आयुष अग्रवाल और श्रुति मिश्रा। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न कैसे और बन सकता है, आपसे पूछ लेगा कि अर्श मोहम्मद, आयुष अग्रवाल और श्रुति मिश्रा, इनका संबंध किस खेल से? तो आप सीधे बोलेंगे बैडमिंटन से। ठीक है, अगला देखिए, अगला जो खेल है वो है टेनिस का, और टेनिस में सबसे पहले दिया गया है ऑस्ट्रेलिया ओपन 2025। अब देखिए टेनिस के संदर्भ में जो स्टैटिक पार्ट है, अगर हम उसकी बात कर लें तो याद रखिएगा टेनिस में सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना होगा कि इसमें कितने खिलाड़ी होते हैं। तो याद रखिएगा इसमें एक या दो खिलाड़ी एक साइड में होते हैं। अगर हम बात कर लें कि टेनिस की कुछ शब्दावलियों की, तो देखिए जैसे टेनिस की बात करें तो इसमें बेसलाइन ये होता है, सर्विस शब्द का प्रयोग होता है, इसमें ग्रैंड स्लैम, विंबलडन, ठीक है, या इसमें ब्रेक पॉइंट होता है। ठीक है, एक होता है गेम पॉइंट, ठीक होता है, एक होता है एस, ठीक है, ये सब ड्रॉप शॉट, ये सभी शब्द किसमें? टेनिस में प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, अब आइए बात करते हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 की। सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा कि 12 से 26 जनवरी 2025 के बीच, कब से कब तक? 12 से 26 जनवरी 2025 के बीच ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 हुआ। याद रखिएगा वर्ष की 4 टेनिस ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिताओं में पहला है ये। ठीक है, तो ये बात स्पष्ट हो गई। और ये कहां पर हुआ? तो याद रखेंगे ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में। ठीक है, और ये बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा। अगर हम बात कर लें कि इसमें कौन कौन सी स्पर्धा में कौन कौन से खिलाड़ी जीते, तो सबसे पहले बात करेंगे पुरुष एकल की। क्लियर है, तो याद रखेंगे ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो इटली के जैनिक सिनर ने। स्पष्ट याद रखिएगा, पुरुष एकल का खिताब इटली के जैनिक सिनर ने। किसकी बात हो रही है? ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 की। इसमें उप विजेता कौन रहा? तो जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव। ठीक है, तो याद रखेंगे जैनिक सिनर जो कि इटली के हैं, इन्होंने पुरुष एकल जीता, और उप विजेता अलेक्जेंडर ज्वेरेव थे जो कि जर्मनी के थे। अगर हम बात करें महिला एकल की, तो याद रखेंगे ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में महिला एकल का खिताब यूएसए की मैडिसन कीज ने जीता। किसने? मैडिसन कीज ने। और महिला एकल में उप विजेता कौन रही? तो बेलारूस की खिलाड़ी हैं जिनका नाम है एरिना सबालेंका। क्या नाम है? एरिना सबालेंका। और ये कहाँ की है? बेलारूस की। क्लियर है, अगर हम बात कर लें पुरुष युगल की, तो सबसे पहली बात तो देखिए कि पुरुष युगल का खिताब जीता कौन? तो याद रखेंगे फिनलैंड के खिलाड़ी हैं जिनका नाम है हैरी हेलियोवारा। क्या नाम है? हैरी हेलियोवारा, ये फिनलैंड के हैं। इनके साथ थे हेनरी पैटन जो कि यूके के हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा यूके के हेनरी पैटन और फिनलैंड के हैरी हेलियोवारा ने पुरुष युगल का खिताब जीता ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में। इसमें उप विजेता कौन रहा? यानी इन्होंने किसको हराया? तो याद रखेंगे सिमोन बोलेली और एड्रिया वावासोरी, ये दोनों इटली के हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे इटली के दोनों खिलाड़ी हैं पुरुष युगल जिन्होंने उप विजेता रहे, ये सिमोन बोलेली और एड्रिया वावासोरी। ठीक है, अगर हम बात कर लें महिला युगल की, तो देखिए महिला युगल का पुरस्कार जीता किसने? तो याद रखेंगे चेक रिपब्लिक की कैटरीना सिनियाकोवा। क्या नाम है? कैटरीना सिनियाकोवा। और यूएसए की एक खिलाड़ी है जिनका नाम है टेलर टाउनसेंड। टेलर टाउनसेंड। तो याद रखेंगे ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में महिला युगल का खिताब कैटरीना सिनियाकोवा ने जीता जो कि चेक गणराज्य की है, और टेलर टाउनसेंड ने जीता इनके साथ मिलकर जो कि यूएसए की है। अगर हम बात करें उप विजेता की, तो महिला युगल में उप विजेता चीनी ताइपे की सिह सुवेई और लातविया की जेलेना आस्टापेंको। क्या नाम है? याद रखेंगे जेलेना आस्टापेंको।
ये कहाँ की? लातविया की। अगर हम बात करें मिश्रित युगल की, तो मिश्रित युगल की विजेता कौन रहा? तो याद रखेंगे ओलिविया गैडेकी, क्या नाम है? ओलिविया गैडेकी और जॉन पियर्स, ये दोनों ऑस्ट्रेलिया के हैं। तो याद रखेंगे ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में मिश्रित युगल जीता ओलिविया गैडेकी और जॉन पियर्स ने, जो दोनों ऑस्ट्रेलिया के हैं। इसमें उप विजेता कौन रहा? किम्बरली विरले और जॉन पैट्रिक स्मिथ। ठीक है, किम्बरली विरले और जॉन पैट्रिक स्मिथ, ये दोनों ऑस्ट्रेलियाई हैं और ये उप विजेता रहे। ठीक है, तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। इसमें ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में पुरुष एकल, महिला एकल, पुरुष युगल, महिला युगल और मिश्रित युगल, ये सभी इंपॉर्टेंट है। अगला है WTA पुरस्कार, जो कि महिला टेनिस 2024 के लिए दिया गया। WTA पुरस्कार, इसमें देखिए दिसंबर में वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला एकल खिलाड़ी, वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला एकल खिलाड़ी कौन? बेलारूस की एरिना सबालेंका। क्या नाम है? एरिना सबालेंका। ठीक है, तो ये कहाँ की है? बेलारूस की है। और अभी आपने एरिना सबालेंका का नाम सुना है किसमें? ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में जो महिला एकल हुआ था, इसमें ये एरिना सबालेंका बेलारूस की उप विजेता थी। इसमें विजेता कौन था महिला एकल में? इसमें याद करिए मैडिसन कीज। ठीक है, मैडिसन कीज, यूएसए की। अगला हम देख रहे हैं वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला युगल खिलाड़ी। अगर हम बात करें वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला युगल खिलाड़ी की, तो इसमें दोनों खिलाड़ी इटली की हैं। इसमें एक खिलाड़ी का नाम है जैस्मिन पाओलिनी, जैस्मिन पाओलिनी, और दूसरी खिलाड़ी है सारा एर्रानी। ठीक है, सारा एर्रानी और जैस्मिन पाओलिनी। ठीक है, अगर हम बात करें मोस्ट इंप्रूव्ड प्लेयर ऑफ द ईयर, मोस्ट इंप्रूव्ड प्लेयर ऑफ द ईयर, तो ये यूएसए की एम्मा नवोरा। कौन है? एम्मा नवारो। ठीक है, यूएसए की एम्मा नवारो। ठीक है, मोस्ट इंप्रूव्ड प्लेयर ऑफ द ईयर। अगर हम बात करें न्यू कमर ऑफ द ईयर, तो याद रखेंगे न्यूजीलैंड की खिलाड़ी लुलू सन। ठीक है, ये महिलाओं में बात हो रही है, न्यूजीलैंड की खिलाड़ी है लुलू सन, न्यू कमर। अगर बोले कमबैक प्लेयर ऑफ द ईयर, तो याद रखेंगे स्पेन की खिलाड़ी है पाउला बडोसा। क्या नाम है? पाउला बडोसा। इन्होंने कमबैक प्लेयर ऑफ द ईयर का खिताब जीता है। ठीक है, अगला देखिए, 2-3 बार इसको रिवीजन कर लीजिएगा, याद हो जाएगा। अगला देखिए, अगला जो पुरस्कार है वो है एटीपी पुरस्कार पुरुष टेनिस 2024। अभी आपने देखा WTA पुरस्कार महिला टेनिस 2024, अब आप देख रहे हैं एटीपी पुरस्कार पुरुष टेनिस 2024। ये 13 दिसंबर 2024 को दिया गया। इसमें याद रखिएगा अगर पूछा जाए कि वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष एकल खिलाड़ी कौन है एटीपी पुरस्कार पुरुष टेनिस 2024 में, तो याद रखिएगा इटली के खिलाड़ी हैं जिनका नाम है जैनिक सिनर। ठीक है, तो वर्ष के सर्वश्रेष्ठ पुरुष एकल खिलाड़ी कौन बने? जैनिक सिनर, ये इटली के हैं। अगर यही पूछा जाए कि एटीपी युगल नंबर 1 का पुरस्कार, तो याद रखिएगा एटीपी युगल नंबर 1 का पुरस्कार मार्सेलो एरेवलो को, मार्सेलो एरेवलो को, जो कि अल सल्वाडोर के हैं, और मेट पेविक को, ये क्रोएशिया के हैं। इनको एटीपी युगल नंबर 1 का खिताब जीत मिला। मार्सेलो एरेवलो अल सल्वाडोर के और मेट पेविक को, जो कि क्रोएशिया के हैं। अगर बात करें मोस्ट इंप्रूव्ड प्लेयर ऑफ द ईयर, तो याद रखिएगा मोस्ट इंप्रूव्ड प्लेयर ऑफ द ईयर का खिताब फ्रांस के खिलाड़ी को, जिनका नाम है जियोवन्नी पेत्सी पेरिकार्ड। जियोवन्नी पेत्सी पेरिकार्ड, जो कि फ्रांस के खिलाड़ी हैं, इनको मोस्ट इंप्रूव्ड प्लेयर ऑफ द ईयर का खिताब मिला। अगर हम बात कर लें न्यू कमर ऑफ द ईयर, तो याद रखिएगा चेक गणराज्य के खिलाड़ी जिनका नाम है जैकब मेंसिक। क्या नाम है? जैकब मेंसिक। और पूछा जाए कि कमबैक प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड, तो याद रखेंगे कमबैक प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड इटली के माटेओ बर्रेटिनी को दिया गया, माटेओ बर्रेटिनी को। ठीक है, अगला जो है वो है नेक्स्ट जनरेशन एटीपी फाइनल्स 2024। याद रखिएगा ये जो नेक्स्ट जनरेशन एटीपी फाइनल्स 2024 है, ये 18 से 22 दिसंबर 2024 के बीच सऊदी अरब के जिद्दा में हुआ। कहां पर? सऊदी अरब के जिद्दा में। और अगर हम बात कर ले इसमें विजेता की, तो याद रखिएगा नेक्स्ट जनरेशन एटीपी फाइनल्स 2024 के विजेता ब्राजील के जोआओ फोंसेका। क्या नाम है? जोआओ फोंसेका। ठीक है, ये कहां के? ब्राजील के। और उप विजेता इसमें कौन था? लर्नर टिएन, ये यूएसए के हैं। ठीक है, तो ये दोनों नाम ध्यान में रखेंगे। अगला देखिए, अब हम जो नए खेल की बात कर रहे हैं वो है शतरंज। शतरंज की अगर हम बात कर लें, तो देखिए शतरंज में तो आपको पता है कि 2 लोग बैठते हैं। शब्दावली की बात करें तो इसमें देखिए चेकमेट, चेकमेट शब्द का प्रयोग शतरंज में ही होता है। ठीक है, ग्रैंड मास्टर का, इसमें आप जानते हैं वजीर, घोड़ा, ये सब तो आप जानते हैं। मूव शब्द का प्रयोग, मूव करना, ये शतरंज में। ठीक है, गैम्बिट शब्द का प्रयोग, गैम्बिट शब्द का प्रयोग भी कहां पर? शतरंज में होता है। ठीक है, अब हम इसमें सबसे पहले बात कर रहे हैं FIDE विश्व चैंपियनशिप 2024। किसकी बात हो रही है? FIDE विश्व चैंपियनशिप 2024 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, याद रखिएगा 25 नवंबर से 12 दिसंबर 2024 के बीच, 25 नवंबर से 12 दिसंबर 2024 के बीच ये सिंगापुर में हुआ। और मैच कितने?
14, ठीक है। तो याद रखिएगा FIDE विश्व चैंपियनशिप 2024 का आयोजन सिंगापुर में 25 नवंबर से 12 दिसंबर 2024 के बीच हुआ। इसमें कुल 14 मैच हुए। अब इसका परिणाम क्या हुआ? परिणाम ही इसको बहुत इंपॉर्टेंट बनाता है। याद रखिएगा इसमें जो विजेता रहे वो गुकेश डी रहे। ये कहाँ के हैं? भारत के, ठीक है। तो याद रखेंगे भारत के गुकेश डी ने FIDE विश्व चैंपियनशिप 2024 जो कि शतरंज से संबंधित है इसको जीता। और यह आयोजन कहाँ हुआ था? सिंगापुर में। गुकेश डी तो जीत गए, इसमें उप विजेता कौन रहा? उप विजेता चीन के डिंग लिरेन रहे। चीन के डिंग लिरेन इसमें उप विजेता रहे। अब जरा गुकेश जी के बारे में कुछ बातें देखिए। ये जो गुकेश डी है ये 18वें विश्व शतरंज चैंपियन बने, ठीक है। तो ये बात स्पष्ट हो गई कि गुकेश डी जो है ये 18वें विश्व शतरंज चैंपियन बने हैं। याद रखिएगा ये जो गुकेश डी है ये 18 वर्ष के भी है, ठीक है। तो ये 18वें विश्व शतरंज चैंपियन भी बने गुकेश डी, और ये स्वयं 18 वर्ष के हैं गुकेश डी। और याद रखिएगा इतिहास के सर्वाधिक युवा विश्व चैंपियनशिप बने हैं, ठीक है। तो याद रखेंगे सबसे युवा विश्व शतरंज चैंपियन कौन बने? गुकेश डी जो कि 18 वर्ष के हैं। और याद रखिएगा अभी तक ये रिकॉर्ड जो है रूसी खिलाड़ी गैरी कैस्परोव को दिया गया था। क्या नाम था? गैरी कैस्परोव। ये इन्होंने 1985 में ये रिकॉर्ड बनाया था, ठीक है। ये बात स्पष्ट हो गई। तो याद रखेंगे रूसी खिलाड़ी गैरी कैस्परोव के रिकॉर्ड को तोड़ा है गुकेश डी ने, ठीक है। अगर हम बात कर लें कि गुकेश डी ये विश्व शतरंज चैंपियनशिप में पाने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी हैं। क्या नाम है? जो पहले थे विश्वनाथन आनंद, ठीक है। तो जो पहले खिलाड़ी माने जाएंगे भारतीय जिन्होंने विश्व शतरंज चैंपियनशिप जीता वो विश्वनाथन आनंद। 5 बार इन्होंने विश्व शतरंज चैंपियन ये रहे। और अब गुकेश डी ने ये रिकॉर्ड जीता है और ये 18वें विश्व शतरंज चैंपियन बने हैं। और ये 18 वर्ष के हैं और ये सर्वाधिक युवा विश्व शतरंज चैंपियन बने हैं, ठीक है। तो ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है। अगला देखिए, अगला है कतर मास्टर्स 2024। याद रखिएगा ये जो कतर मास्टर्स 2024 है ये 2 से 13 दिसंबर 2024 के बीच हुआ। इसमें विजेता कौन रहा? तो याद रखेंगे विजेता रूस के एंड्री एसिपेंको रहे। कौन रहे? एंड्री एसिपेंको, ये रूस के हैं। और इसमें उप विजेता कौन रहा? अर्जुन एरिगेसी। कौन रहा? अर्जुन एरिगेसी, ठीक है। और ये भारत के हैं। अगला देखिए, अगला है टेबल टेनिस। अब देखिए अगर हम बात करें टेबल टेनिस की तो टेबल टेनिस में भी 1 या 2 खिलाड़ी होते हैं। अगर पूछा जाए कि टेबल टेनिस कहाँ का राष्ट्रीय खेल है तो याद रखिएगा चीन का राष्ट्रीय खेल है टेबल टेनिस, ठीक है। टेबल टेनिस में अगर हम शब्दावली की बात करें तो इसमें स्पिन शब्द का प्रयोग होता है, ड्राइव शब्द का प्रयोग होता है, क्लियर, आर्क शब्द का प्रयोग होता है, ठीक है। तो ये सारे शब्द कहाँ पर? टेबल टेनिस में प्रयोग किए जाते हैं। अगर इसमें हम सबसे पहले बात कर लें ITTF मिश्रित टीम विश्व कप 2024। याद रखिएगा 1 से 8 दिसंबर 2024 के बीच चीन के चेंगदू में, कहां पर? चीन के चेंगदू में ITTF मिश्रित टीम विश्व कप 2024 हुआ, ठीक है। अगर हम इसमें परिणाम की बात कर लें तो याद रखिएगा इसमें विजेता कौन रहा? चीन। और उप विजेता कौन रहा? दक्षिण कोरिया, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखेंगे। अगला देखिए, अगला है फार्मूला 1। अब देखिए फार्मूला 1 की बात करें अगर तो इसमें आपको 2 बातें ध्यान में रखना है। एक है कतर ग्रैंड प्रिक्स 2024 और दूसरा है अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स 2024। सबसे पहली बात हम बात कर लेते हैं कतर ग्रैंड प्रिक्स 2024 की। ये 1 दिसंबर 2024 को। याद रखिएगा मैक्स वर्स्टापेन, क्या नाम है? मैक्स वर्स्टापेन। याद रखिएगा रेड बुल रेसिंग होंडा की तरफ से, क्लियर है। तो ये क्या रहे? विजेता रहे। और जो अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स 2024 था 8 दिसंबर 2024 को, याद रखिएगा इसमें लैंडो नॉरिस विजेता रहे। कौन रहे? लैंडो नॉरिस। याद रखिएगा मैकलेरन मर्सिडीज से, ठीक है। तो ये दोनों बातें आप ध्यान में रखिएगा। ये फार्मूला 1 की बात हो रही है। कतर ग्रैंड प्रिक्स में मैक्स वर्स्टापेन और अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स 2024 में लैंडो नॉरिस। अगला देखिए, अगला है एथलेटिक्स से संबंधित। इसमें वर्ल्ड एथलेटिक्स पुरस्कार 2024 की अगर बात करें तो याद रखिएगा वर्ल्ड एथलेटिक्स पुरस्कार 2024 1 दिसंबर 2024 को मोनाको में, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं इसमें कि कौन कौन विजेता रहे। अगर हम बात करें वर्ल्ड एथलेटिक्स पुरस्कार 2024 में वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलेटिक्स कौन चुना गया? तो याद रखेंगे वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलेटिक्स का पुरस्कार बोत्सवाना के लेट साइल टेबोगो को दिया गया। किसको? लेट साइल टेबोगो को, ठीक है, बोत्सवाना के हैं। अगर पूछा जाए कि वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला एथलेटिक्स तो याद रखेंगे महिला एथलेटिक्स का पुरस्कार नीदरलैंड की सिफान हसन ने जीता। तो याद रखेंगे वर्ष का पुरुष एथलेटिक्स में सर्वश्रेष्ठ कौन रहा? बोत्सवाना का लेट साइल टेबोगो
और सर्वश्रेष्ठ महिला एथलेटिक्स तो याद रखेंगे नीदरलैंड की सिफान हसन। अगर हम बात करें पुरुष ट्रैक एथलेटिक्स की तो याद रखेंगे पुरुष ट्रैक एथलीट में बोत्सवाना के ही लेटसाइल टेबोगो, ठीक है। तो यहाँ पर लेटसाइल टेबोगो ने 2 पुरस्कार जीता है, एक तो वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलेटिक्स और दूसरा पुरुष ट्रैक एथलेटिक्स का अवार्ड। अगर हम बात कर लें महिला ट्रैक एथलीट की तो याद रखिएगा महिला ट्रैक एथलीट का जो पुरस्कार है ये यूएसए की सिडनी मैकलॉगलिन लेब्रोन को मिला है। किसको? सिडनी मैकलॉगलिन लेब्रोन को, जो कि यूएसए की है, इनको महिला ट्रैक एथलीट का पुरस्कार मिला। अगर हम बात करें पुरुष फील्ड एथलीट की, पुरुष फील्ड एथलीट की तो याद रखिएगा मोंडो डुप्लांटिस, ये स्वीडन के हैं, मोंडो डुप्लांटिस, इनको पुरुष फील्ड एथलीट का पुरस्कार मिला। और वहीं पर महिला फील्ड एथलीट का पुरस्कार तो याद रखेंगे महिला फील्ड एथलीट का पुरस्कार यूक्रेन की महिला खिलाड़ी जिनका नाम है यारोस्लावा मुहुचिक। क्या नाम है? यारोस्लावा मुहुचिक, ठीक है। और ये कहां से संबंधित है? यूक्रेन से। अगला देखिए, अगर हम बात करें स्टेडियम के बाहर पुरुष एथलीट का पुरस्कार तो याद रखेंगे इथियोपिया के तमीरत टोला, ठीक है। तो याद रखेंगे स्टेडियम के बाहर पुरुष एथलीट का जो पुरस्कार जीता है वो किसने जीता है? तमीरत टोला ने। इनका संबंध इथियोपिया से है। अगर हम बात करें स्टेडियम के बाहर महिला एथलीट की तो याद रखेंगे नीदरलैंड की सिफान हसन ने जीता। और सिफान हसन ने एक और पुरस्कार क्या जीता था? वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट का। तो याद रखेंगे वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट और साथ ही साथ स्टेडियम के बाहर महिला एथलीट का पुरस्कार, ये दोनों पुरस्कार नीदरलैंड की सिफान हसन ने जीता है। क्लियर? अगला देखिए, अगर हम बात करें पुरुष राइजिंग स्टार की तो याद रखेंगे पुरुष राइजिंग स्टार का खिताब इटली की माटिया फुरलानी ने जीता। किसने? माटिया फुरलानी ने, इटली की है, इटली के हैं ये। और महिला राइजिंग स्टार की बात करें तो महिला राइजिंग स्टार का जो खिताब है वो इथियोपिया की एक खिलाड़ी है जिनका नाम है सेम्बो अल्मायेव। क्या नाम है? सेम्बो अल्मायेव, ये इथियोपिया की हैं। और पुरुष राइजिंग स्टार का खिताब इटली के खिलाड़ी है माटिया फुरलानी। अगला देखिए, अगला जो है वो है टाटा स्टील वर्ल्ड 25 के कोलकाता 2024। अब यहां पर देखिए ये 15 दिसंबर 2024 से संबंधित है और इसमें 25 के एलिट पुरुष का जो विजेता रहे वो युगांडा के स्टीफन किसा रहे, ठीक है। 25 के एलिट पुरुष का जो खिताब है युगांडा के स्टीफन किसा को, और 25 के एलिट महिला का जो पुरस्कार है वो इथियोपिया के सुतुमे केबेडे को दिया गया। किसको? सुतुमे केबेडे को। तो ये कहाँ के? इथियोपिया की, ठीक है। अगला देखिए, अगला जो खेल है वो है तीरंदाजी से संबंधित। देखिए तीरंदाजी में बात करेंगे तो एक बात मैं आपको याद दिला दूं कि जो भारत का पड़ोसी देश है भूटान, भूटान का राष्ट्रीय खेल है तीरंदाजी, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखिएगा। राष्ट्रीय तीरंदाजी चैंपियनशिप 2024 की अगर हम बात करें तो 15 से 20 दिसंबर 2024 के बीच राष्ट्रीय तीरंदाजी चैंपियनशिप 2024 आयोजन हुआ। कहां पर हुआ? तो जमशेदपुर, झारखंड। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे राष्ट्रीय तीरंदाजी चैंपियनशिप 2024 झारखंड के जमशेदपुर में 15 से 20 दिसंबर 2024 के बीच हुआ। अगर हम बात करें कंपाउंड तीरंदाजी में, स्पर्धा में कंपाउंड तीरंदाजी में तो याद रखिएगा पुरुष व्यक्तिगत का खिताब अभिषेक वर्मा ने, महिला व्यक्तिगत का खिताब परनीत कौर ने, पुरुष टीम का खिताब किसने जीता? महाराष्ट्र ने, महिला टीम का खिताब भी महाराष्ट्र ने, और मिश्रित टीम का खिताब पंजाब ने। बात किसकी हो रही है? कंपाउंड तीरंदाजी की, ठीक है। तो कंपाउंड तीरंदाजी में पुरुष व्यक्तिगत में अभिषेक वर्मा, महिला व्यक्तिगत में परनीत कौर, और पुरुष और महिला टीम में महाराष्ट्र और मिश्रित टीम में पंजाब, ठीक है। तो ये बात ये हो गए, इसमें इन्होंने स्वर्ण पदक जीता। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं रिकवर तीरंदाजी की। इसमें पुरुष व्यक्तिगत में जो स्वर्ण पदक जीता वो धीरज बोम्मा देवरा ने जीता, ठीक है, धीरज बोम्मा देवरा ने। और जो महिला व्यक्तिगत का खिताब जीता वो दीपिका कुमारी ने जीता। पुरुष टीम में रेलवे ने और महिला टीम में झारखंड ने ये स्वर्ण पदक जीता। और मिश्रित टीम की अगर हम बात करें तो पेट्रोलियम स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड ने ये मिश्रित टीम का खिताब जीता, ठीक है। तो ये बात स्पष्ट रूप से ध्यान में रखिएगा। अगला देखिए, अगला है स्क्वैश स्नूकर बिलियर्ड्स, ठीक है। इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे WSF वर्ल्ड स्क्वैश टीम चैंपियनशिप 2024। तो याद रखिएगा WSF वर्ल्ड स्क्वैश टीम चैंपियनशिप 2024 का जो आयोजन है वो 9 से 15 दिसंबर 2024 के बीच हांगकांग में हुआ। क्लियर? तो ये बात आपको स्पष्ट रूप से ध्यान में रखनी है कि आयोजन कहां पर हुआ? हांगकांग में। अब आइए इसमें देखते हैं कि कौन सी टीम विजेता रही। तो याद रखिएगा WSF वर्ल्ड स्क्वैश टीम चैंपियनशिप 2024 में जो कि हांगकांग में हुआ 9 से 15 दिसंबर
2024 के बीच, इसमें पुरुष टीम में विजेता मिस्र की टीम रही और उप विजेता इंग्लैंड रही। और वहीं महिला टीम की बात करें तो महिला टीम में भी विजेता मिस्र और उप विजेता यूएसए रहा। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान में रखेंगे। अगला देखिए, अगला है विविध से संबंधित। अब विविध में हम बात कर रहे हैं खो खो विश्व कप 2025 की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से प्रश्न आने की संभावना है। देखिए, खो खो विश्व कप 2025 जो है ये कब आयोजित हुआ, तो याद रखिएगा 13 से 19 जनवरी 2025 के बीच। 13 से 19 जनवरी 2025 के बीच खो खो विश्व कप 2025 हुआ। अब ये महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि ये पहला संस्करण है। ठीक है, तो खो खो विश्व कप 2025 13 से 19 जनवरी कहां पर हुआ, इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम नई दिल्ली में। प्रतिभागी देश की बात करें तो इसमें 23 देशों ने पार्टिसिपेट किया। अगर बात करें शुभंकर की, तो याद रखेंगे ये जो खो खो विश्व कप 2025 था, इसमें शुभंकर थे तेजस और तारा। कौन थे, तेजस और तारा, दो छोटे बारहसिंगा। ठीक है, खो खो विश्व कप 2000, ये जो खो खो विश्व कप 2025 है, इसके शुभंकर कौन थे, तेजस और तारा। ये इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें शासी निकाय की, तो इसमें शासी निकाय अंतर्राष्ट्रीय खो खो महासंघ था। आयोजक की बात करें तो इसमें अंतर्राष्ट्रीय खो खो महासंघ के साथ भारतीय खो खो महासंघ ने मिलकर इसका आयोजन किया। क्लियर। इसमें बात करें भारतीय कप्तान की, तो जो पुरुष टीम थी खो खो की, उसमें भारतीय कप्तान थे प्रतीक वाइकर। और जो महिलाओं की टीम थी खो खो की, इसमें कप्तान कौन थी, प्रियंका इंगले। ठीक है, तो ये दोनों बात याद रखेंगे। प्रतीक वाइकर ये पुरुष टीम के कप्तान थे खो खो के, और प्रियंका इंगले जो थी ये महिला टीम की कप्तान थी। अब आइए बात करते हैं परिणाम की। देखिए, जो खो खो विश्व कप 2025 है, जो 13 जनवरी से 19 जनवरी 2025 के बीच इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम नई दिल्ली में हुआ, इसमें पुरुष खो खो का जो विजेता रहे वो भारत। और याद रखिएगा महिला खो खो में भी चैंपियनशिप भारत की ही महिला रही। ठीक, तो ये तो स्पष्ट हो गया कि पुरुष खो खो और महिला खो खो दोनों में भारत विजेता था। लेकिन याद रखिएगा पुरुष खो खो में उप विजेता नेपाल की टीम, और महिला खो खो में भी उप विजेता नेपाल की टीम रही। ठीक है, तो विजेता खो खो में भारत, दोनों में, पुरुष और महिला में, और उप विजेता नेपाल। और यही स्थिति महिला खो खो में भी थी कि चैंपियनशिप भारत के पास और उप विजेता नेपाल की टीम। अगर हम बात कर ले इसमें इनाम राशि की, तो याद रखेंगे खो खो विश्व कप के पहले संस्करण में टीमों और खिलाड़ियों को कोई इनाम राशि नहीं दी गई। विश्व कप जीतने वाली टीमों को एक एक ट्रॉफी दी गई और टीम में शामिल खिलाड़ियों को पदक दिए गए। ठीक है, तो ये बात भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला देखिए, अगला है प्रो कबड्डी लीग सीजन 11 2024। देखिए, प्रो कबड्डी लीग सीजन कौन सा, 11 2024। आयोजन कब से कब तक हुआ, 18 अक्टूबर से 29 दिसंबर 2024 के बीच। और कहां पर, हैदराबाद, नोएडा और पुणे में। ठीक है, तो प्रो कबड्डी लीग सीजन 11 2024 का आयोजन हैदराबाद, नोएडा और पुणे में हुआ। चूंकि नोएडा में भी हुआ तो इसलिए और इंपॉर्टेंट है ये। इसमें टीमें 12 थी और मैच हुए 137। ठीक है, तो ये बात स्पष्ट रूप से याद रखिएगा। और एक बात और बता दें कि जो कबड्डी होता है इसमें 7 खिलाड़ी होते हैं। ठीक है, और अभी जो खो खो आपने देखा था इसमें खिलाड़ी 9 होते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, खो खो में 9 खिलाड़ी और कबड्डी में 7। ठीक है, और एक बात और कबड्डी से रिलेटेड हो जाए, ये जो कबड्डी है ये बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल है। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखिएगा। आइए जरा देखते हैं प्रो कबड्डी लीग के विजेता की। तो याद रखिएगा ये जो प्रो कबड्डी लीग सीजन 11 2024 हैदराबाद, नोएडा और पुणे में हुआ, इसमें विजेता कौन रहा, हरियाणा स्टील्स। ठीक है, तो याद रखिएगा हरियाणा स्टील्स जो था ये पहली बार विजेता रहा। ठीक है, प्रो कबड्डी लीग में। और उप विजेता कौन रहा, पटना पायरेट्स। ठीक है, तो हरियाणा स्टील्स ने ये खिताब जीता कबड्डी का और पटना पायरेट्स उप विजेता रहे। अगर हम बात करें इसमें व्यक्तिगत पुरस्कार की सीजन 11 में, तो याद रखिएगा सर्वश्रेष्ठ मूल्यवान खिलाड़ी कौन था, तो सर्वश्रेष्ठ मूल्यवान खिलाड़ी इस प्रो कबड्डी लीग में हरियाणा स्टील्स के मोहम्मद रजा शाद लुई थे। कौन था, मोहम्मद रजा शाद लुई। ठीक है, अगर बात कर लें सर्वश्रेष्ठ डिफेंडर की, तो याद रखेंगे नीतीश कुमार जो कि तमिल थलाईवाज। ठीक है, अगर हम बात करें सर्वश्रेष्ठ रेडर की, तो याद रखेंगे देवांग। ये कहाँ के थे, पटना, किस टीम के थे, पटना पायरेट्स के। ठीक है, इन्होंने 301 रेड पॉइंट्स बनाए। और अगर बात करें न्यू यंग प्लेयर ऑफ द सीजन की, तो न्यू यंग प्लेयर ऑफ द सीजन पटना पायरेट्स के ही अयान लोचब थे। क्या नाम था, अयान लोचब। ठीक है, तो ये ध्यान में आपको रखना है। अगला देखिए, अगला है 53वीं सीनियर राष्ट्रीय पुरुष हैंडबॉल चैंपियनशिप 2024। याद रखिएगा ये जो सीनियर राष्ट्रीय पुरुष हैंडबॉल चैंपियनशिप 2024 थी, ये किस क्रम की थी, 53वीं थी। और अगर पूछा जाए कि 53वीं सीनियर राष्ट्रीय पुरुष हैंडबॉल चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कब और कहां हुआ, तो याद रखेंगे 26 से 29 दिसंबर 2024 के बीच केरल के चंगनासेरी में। कहां पर, केरल के चंगनासेरी में 53वीं सीनियर राष्ट्रीय पुरुष हैंडबॉल चैंपियनशिप 2024 का आयोजन हुआ, केरल के चंगनासेरी में।
इसमें विजेता कौन रहा? केरल की टीम, और इसमें उप विजेता चंडीगढ़ रहा। क्लियर? तो ये बात ध्यान में रखिएगा। अगला है 20वीं एशियाई महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप 2024। अभी आपने देखा कि 53वीं सीनियर राष्ट्रीय पुरुष हैंडबॉल चैंपियनशिप 2024 में केरल जीता और उप विजेता चंडीगढ़ था। अगर हम बात कर लें 20वीं क्रम, पहली बात याद रखिएगा, एशियाई महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप 2024 का क्रम क्या था? 20वां। ये 3 से 10 दिसंबर 2024 के बीच नई दिल्ली में पहली बार आयोजित हुआ। टोटल 20 मैच हुए, इसमें 8 टीमों ने पार्टिसिपेट किया। ठीक है, अगर हम इसमें बात करें जीत किसकी हुई, तो याद रखेंगे 20वीं एशियाई महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप 2024 में विजेता टीम रही जापान और उप विजेता कौन रही? कोरियाई गणराज्य अर्थात दक्षिण कोरिया। क्लियर? तो ये बात स्पष्ट हो गई। अगला देखिए, अच्छा एक बात और यहां पर कोरिलेट कर दे, अगर पूछा जाए कि जापान का राष्ट्रीय खेल क्या है, तो याद रखेंगे जापान का राष्ट्रीय खेल जूडो था, जूडो है। ठीक है, जापान का राष्ट्रीय खेल जूडो। ठीक है, इसको इस तरह भी कोरिलेट कर लीजिएगा। क्लियर है? अगला देखिए, याद रखिएगा कजाकिस्तान ने कांस्य पदक अपने नाम किए और भारतीय महिला टीम चैंपियनशिप जो रही वो 6वें स्थान पर रही। ठीक है, तो ये बात भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला देखिए, अच्छा भारत के जो पड़ोसी मुल्क है उनकी भी राष्ट्रीय खेल आपको ध्यान में रखनी चाहिए। ठीक है, जैसे आपने भारत का देख ही लिया कि भारत और पाकिस्तान में हॉकी है राष्ट्रीय खेल, इसी तरह से मैंने अभी आपको बताया इस बात से कि बांग्लादेश में कबड्डी है। ठीक है, हमने आपसे ये भी, अच्छा श्रीलंका की बात नहीं हुई है, श्रीलंका का जो राष्ट्रीय खेल है वो है वॉलीबॉल। श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल क्या है? वॉलीबॉल। इसी तरह से अफगानिस्तान की बात करें तो बुजकाशी। ठीक है, अफगानिस्तान का राष्ट्रीय खेल क्या है? बुजकाशी। तो इस बात को भी आप ध्यान में रखिएगा। अगर हम बात करें ईरान की, तो याद रखेंगे ईरान का राष्ट्रीय खेल है कुश्ती। ठीक है, तो इस तरह से आप ध्यान में रखिएगा। और अगर देखिए अमेरिका की बात नहीं हुई, अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? बेसबॉल। अमेरिका के अलावा वेनेजुएला और क्यूबा का भी ये राष्ट्रीय खेल है बेसबॉल। ठीक है, तो ये सारी बातें याद रहे। जैसे अभी दक्षिण कोरिया की बात हुई है, दक्षिण कोरिया का राष्ट्रीय खेल क्या है? ताइक्वांडो है। ठीक है, इसी तरह से एक बार पूछा गया था किसी पेपर में कि ये जो बुल वार होता है यानी सांड का युद्ध जो होता है ये कहाँ का राष्ट्रीय खेल है? तो स्पेन का राष्ट्रीय खेल है। ठीक है, तो इस तरह के भी स्टैटिक प्रश्नों को आप ध्यान में रखेंगे। चलिए अब बात करते हैं अगले टॉपिक की, जो है राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला, जिसका शॉर्ट फॉर्म है NDTL, राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला। याद रखिएगा विश्व डोपिंग रोधी संस्थान है जिसका शॉर्ट फॉर्म है WADA। इसके द्वारा NDTL नई दिल्ली को एथलीट पासपोर्ट प्रबंधन इकाई अर्थात APMU के रूप में मान्यता दी गई है। क्लियर? तो ये बात स्पष्ट हो गई ना कि विश्व डोपिंग रोधी संस्थान के द्वारा राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला अर्थात NDTL नई दिल्ली को एथलीट पासपोर्ट प्रबंधन इकाई के रूप में मान्यता 6 दिसंबर 2024 को दी गई। क्लियर? अगर हम इसी बात को दूसरे शब्दों में कहें तो आप ये कह सकते हैं कि ये जो NDTL है अर्थात राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला नई दिल्ली को एथलीट बायोलॉजिकल पासपोर्ट अर्थात ABP का प्रबंधन करने की स्वीकृति दी गई है। और एक बात और याद रखिएगा कि ये जो एथलीट बायोलॉजिकल पासपोर्ट है अर्थात ABP है, एक उन्नत एंटी डोपिंग उपकरण है। यह समय के साथ खिलाड़ियों की जैविक चिन्हों की निगरानी करता है और ये रक्त और स्टेरॉइड प्रोफाइल जैसे मापदंडों में भिन्नता का भी विश्लेषण करता है। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखिएगा। याद रखिएगा वैश्विक स्तर पर वाडा के द्वारा, वाडा का मतलब क्या हो गया? विश्व डोपिंग रोधी संस्थान यानी WADA, इसके द्वारा वैश्विक स्तर पर अनुमोदित एथलीट पासपोर्ट प्रबंधन इकाइयों की जो संख्या है अब कितनी हो गई? 17 हो गई। अब भारत के NDTL को भी ये जिम्मेदारी मिल गई। ठीक है, तो ये टोटल 17 संख्या हो गई। और एक बात और याद रखिएगा कि NDTL भारत के साथ पड़ोसी देशों के डोपिंग रोधी संस्थानों के लिए भी कार्य करेगा। स्पष्ट है? अगला देखिए, अगली बात हो रही है 10वां एशिया पैसिफिक बधिर खेल 2024। देखिए सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा कि जो एशिया पैसिफिक बधिर खेल 2024 है ये कौन सा संस्करण था? 10वां। कहां पर हुआ? तो याद रखेंगे मलेशिया के कुआलालंपुर में। कब से कब तक? 1 से 8 दिसंबर 2024 के बीच। तो याद रखेंगे 1 से 8 दिसंबर 2024 के बीच 10वां एशियाई पैसिफिक बधिर खेल 2024 मलेशिया के कुआलालंपुर में संपन्न हुआ। अब इसमें एक बात ध्यान रखिएगा कि भारतीय बधिर खिलाड़ियों ने इन खेलों में कुल 55 पदक जीते। अब इन टोटल 55 पदक में से 8 स्वर्ण पदक, 18 रजत और 29 कांस्य पदक जीते। ये बात स्पष्ट रूप से आपको ध्यान में रखनी होगी। याद रखिएगा कुल 21 देशों में भारत का स्थान 5वां रहा और ईरान ने
24 स्वर्ण सहित कुल 60 पदक जीतकर पहला स्थान प्राप्त किया। यानी जो 10वां एशिया पैसिफिक बधिर खेल 2024 मलेशिया के कुआलालंपुर में 1 से 8 दिसंबर 2024 के बीच हुआ, जिसमें भारत ने 5वां स्थान प्राप्त किया टोटल 55 पदक के साथ, इसमें 8 स्वर्ण पदक जीते। उसी गेम में ईरान ने 24 स्वर्ण पदक के साथ टोटल 60 पदक जीतकर पहला स्थान प्राप्त किया। स्पष्ट हो गया। अगर हम इसमें भारतीय स्वर्ण पदक विजेताओं की बात करें तो इसमें एथलेटिक्स में विनीत मणि, पुरुष में कैटेगरी में 400 मीटर में, संदीप कुमार स्वामी पुरुष हैमर थ्रो में, समीहा बारविन मुजीब इन्होंने महिला कैटेगरी में 100 मीटर बाधा दौड़ इसमें स्वर्ण पदक जीता। अगर हम बात कर लें रिदम शर्मा, सान्या डोंगेरे, सुभाश्री राजर थिनम और प्रियंका कुमारी की, तो इन्होंने 4x4 मीटर रिले दौड़ में इन्होंने ये स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है। और अगर हम बात करें रिदवान अहमद, केपी, रिदम शर्मा, विनीत मणि और प्रियंका परमराज की, तो याद रखिएगा ये महिला 4 जिन्होंने 400 मीटर मिश्रित रिले में स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है। तो याद रखेंगे ये हो गया नाम, ये थे एथलेटिक्स में जिन्होंने ये स्वर्ण पदक जीते। इसमें इनके खेल से इनको ध्यान में आप रखेंगे। अगर हम बात करें जूडो की तो याद रखेंगे जूडो में साक्षी हरिदास बंसोडे जिन्होंने महिलाओं में 57 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। अगर बात करें मिलन मीत कौर की तो अंडर 48 किलोग्राम भार वर्ग में इन्होंने क्या जीता, स्वर्ण पदक जीता। और वहीं कुश्ती में सुमित दहिया ने पुरुष की कैटेगरी में 97 किलोग्राम भार वर्ग में ये फ्री स्टाइल में ये खिताब जीता। ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखिएगा। तो इस तरह से आपने देखा कि टोटल 8 स्वर्ण पदक जीते गए किसमें, 10वां एशिया पैसिफिक बधिर खेल 2024 में। ठीक है। अगला देखिए, अगला है सेवानिवृत्त खिलाड़ी सशक्तिकरण प्रशिक्षण अर्थात RESET कार्यक्रम। याद रखिएगा युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा अगस्त 2024 में RESET कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। ठीक है। तो ये RESET कार्यक्रम का संबंध किससे है, ये खेल मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा अगस्त 2024 में शुरू किया गया। याद रखिएगा इस RESET कार्यक्रम के तहत इंटर्नशिप के जरिए सेवानिवृत्त खिलाड़ियों को आवश्यक ज्ञान और कौशल प्रदान किया जाता है और इससे वो अधिक रोजगार योग्य बन सके। याद रखिएगा इस कार्यक्रम का उद्देश्य जो सेवानिवृत्त खिलाड़ी है उनको उपर्युक्त कैरियर विकल्प के लिए सशक्त बनाना, साथ ही साथ खेल क्षेत्र में मानव संसाधन की कमी को दूर करना। ठीक है। तो ये है RESET कार्यक्रम यानी सेवानिवृत्त खिलाड़ी सशक्तिकरण प्रशिक्षण कार्यक्रम। ठीक है। अगला है चर्चित खिलाड़ी से संबंधित। अब इस विविध में आप चर्चित खिलाड़ी देख रहे हैं, इसमें सबसे पहले बात करेंगे रविचंद्रन अश्विन की। देखिए अभी आपसे मैंने कहा था ना कि फिर एक शब्द फिरकी शब्द आया था गेंदबाजी में, तो देखिए याद रखिएगा क्रिकेट में इस शब्द का प्रयोग होता है। तो फिरकी शब्द जो है भारत के फिरकी गेंदबाज किसको माना जाता है, रविचंद्रन अश्विन को। ठीक है। और याद रखिएगा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की इन्होंने घोषणा की 18 दिसंबर 2024 को। ठीक है। तो भारतीय फिरकी गेंदबाज रविचंद्रन अश्विन ने 18 दिसंबर 2024 को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की। याद रखिएगा वो अनिल कुंबले के 619 विकेट के बाद टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज हैं। टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाजों की सूची में उनका 8वां स्थान है। ठीक है। याद रखिएगा अगर हम बात करें मुथैया मुरलीधरन, ये श्रीलंका के हैं, इनके साथ वो टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक 11 बार श्रृंखला का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी पुरस्कार जीतने वाले खिलाड़ी भी ये बने हैं। ठीक है। तो याद रखेंगे मुथैया मुरलीधरन जो श्रीलंका के हैं उनके ही साथ टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक 11 बार श्रृंखला का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी पुरस्कार किसने जीता, रविचंद्रन अश्विन ने जीता था। याद रखिएगा टेस्ट में सबसे तेज 350 विकेट लेने का रिकॉर्ड भी रविचंद्रन अश्विन के नाम में है और अश्विन और मुरलीधरन दोनों ने टेस्ट क्रिकेट में यह उपलब्धि 66 मैचों में हासिल की है। क्लियर। तो ये भी ध्यान में रखिएगा। और टेस्ट क्रिकेट में एक पारी में 37 बार उन्होंने 5 विकेट लेने का कारनामा किया है। ठीक है। और मुरलीधरन ने यह कारनामा 67 बार किया है। ठीक है। अगर हम बात कर लें कि 2011 में उन्हें टेस्ट क्रिकेट में वेस्टइंडीज के विरुद्ध पदार्पण किया था। ठीक है। तो वो मैच में कब आए थे, टेस्ट क्रिकेट में वेस्टइंडीज के खिलाफ 2011 में आए थे। अगला नाम है सलमान खान। अब सलमान खान तो एक्टर है, तो इनका नाम क्यों खिलाड़ी में आ रहा है, खिलाड़ी में नहीं आ रहा है। खो खो फाउंडेशन ऑफ इंडिया के द्वारा खो खो विश्व कप के
पहले संस्करण का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था किसको? सलमान खान को 18 दिसंबर 2024 को। ठीक है, तो देखिए खो खो विश्व कप 2025 हुआ, अभी आपने डिटेल में देखा, तो याद रखेंगे खो खो विश्व कप के पहले संस्करण का ब्रांड एम्बेसडर कौन था? सलमान खान। और याद रखिएगा अभिनेता टाइगर श्रॉफ को सह ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। ठीक है, तो याद रखेंगे खो खो फाउंडेशन ऑफ इंडिया की तरफ से खो खो विश्व कप 2025 का ये जो पहला संस्करण हुआ, इसमें सलमान खान को ब्रांड एम्बेसडर और अभिनेता टाइगर श्रॉफ को सह ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। क्लियर? तो ये दोनों बातें इंपॉर्टेंट हैं, इनको आप ध्यान में रखेंगे, यहां से प्रश्न बनता है। अगर हम बात करें अनमोल प्रीत सिंह की, तो ये अनमोल प्रीत सिंह क्यों चर्चा में है? तो ध्यान रखिएगा ये पंजाब के क्रिकेट खिलाड़ी है। सबसे पहली बात ध्यान रखिएगा, अगर पूछा जाए कि चर्चा में रहे अनमोल प्रीत सिंह का संबंध किस खेल से है, तो आप क्या बताएंगे कि ये क्रिकेट के खिलाड़ी हैं अनमोल प्रीत सिंह। और कहाँ के? पंजाब के क्रिकेट खिलाड़ी हैं। याद रखिएगा प्रथम श्रेणी क्रिकेट में सबसे तेज शतक बनाने वाले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। ठीक है, याद रखेंगे प्रथम श्रेणी क्रिकेट में सबसे तेज शतक बनाने वाले भारतीय खिलाड़ी अनमोल प्रीत सिंह बन गए हैं। और याद रखिएगा विजय हरारे ट्रॉफी 2024-25 के दौरान उन्होंने अरुणाचल प्रदेश के विरुद्ध 35 गेंदों में शतक लगा दिया। अनमोल प्रीत सिंह ने, जो कि पंजाब से क्रिकेट खिलाड़ी हैं, इन्होंने प्रथम श्रेणी क्रिकेट में मात्र 35 गेंदों में शतक लगा दिया। किसके विरुद्ध? अरुणाचल प्रदेश के विरुद्ध। अगला जो नाम है ऋचा घोष का, याद रखेंगे भारतीय महिला विकेटकीपर बल्लेबाज है। ऋचा घोष का संबंध किससे? क्रिकेट से हो गया। याद रखिएगा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज अर्धशतक बनाने का विश्व रिकॉर्ड की इन्होंने बराबरी कर ली है। ठीक है, तो ये भी बात ध्यान में रखेंगे ऋचा घोष के संदर्भ में। यहां पर महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज अर्धशतक की अगर हम बात करें तो ऋचा घोष भारत की हैं। इन्होंने 18 गेंद में वेस्ट इंडीज के खिलाफ ये अर्धशतक लगाया। कब? 2024 में। अगर हम बात कर लें ऑस्ट्रेलिया की खिलाड़ी है जिनका नाम है फोएबे लिचफील्ड। क्या नाम है? फोएबे लिचफील्ड। इन्होंने 18 गेंद में वेस्ट इंडीज के विरुद्ध ये अर्धशतक लगाया था 2023 में। ठीक है, और ऋचा घोष ने 2024 में 18 ही गेंद में, और वो भी वेस्ट इंडीज के खिलाफ अर्धशतक लगा दिया। और याद रखिएगा कि 2015 में 18 गेंद में भारत के विरुद्ध न्यूजीलैंड की एक खिलाड़ी है महिला, जिनका नाम क्या है? सोफी डिवाइन। इन्होंने अर्धशतक लगाया था। यह बात हो रही है महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के संदर्भ में, यानी 18 गेंद में, इन तीनों रिकॉर्ड में 18 गेंद में ही ये अर्धशतक लगाए गए। तो इसको ध्यान में आप रखेंगे। अगला है नताली सीवर ब्रंट। ये जो नताली सीवर ब्रंट है, ये इंग्लैंड की महिला क्रिकेट खिलाड़ी है, सबसे पहली बात। और ये जो नताली सीवर ब्रंट है, इन्होंने महिला टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज शतक लगाया। ठीक है, 15 दिसंबर 2024 को। तो याद रखेंगे महिला टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज शतक लगाने का रिकॉर्ड इंग्लैंड की महिला क्रिकेट खिलाड़ी नताली सीवर ब्रंट का है। याद रखिएगा दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ मैच में 96 गेंदों में शतक पूरा किया, और इस प्रकार वो महिला टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज शतक लगाने वाली खिलाड़ी बन गई। अगला देखिए, अगला कह रहा है कि शाहीन शाह अफरीदी। शाहीन शाह अफरीदी, आपको पता है कि ये पाकिस्तान के तेज गेंदबाज हैं। याद रखिएगा क्रिकेट के सभी प्रारूपों में 100 विकेट लेने वाले सर्वाधिक युवा और कुल चौथे खिलाड़ी बन गए हैं। नाम है शाहीन शाह अफरीदी। ठीक है, और याद रखिएगा कि वर्ष 2019 में श्रीलंका के लसिथ मलिंगा का यह कारनामा करने वाले पहले गेंदबाज थे। ठीक है, तो याद रखेंगे 2019 में श्रीलंका के जो लसिथ मलिंगा थे, उन्होंने सबसे पहले ये काम किया था और वो इस प्रकार के पहले गेंदबाज बने थे। अब क्रिकेट के सभी प्रारूप में 100 विकेट लेने वाले सबसे युवा बल्लेबाज, सबसे युवा और कुल चौथे खिलाड़ी बन गए हैं शाहीन शाह अफरीदी। और कहां से संबंधित है? पाकिस्तान से। आपसे ये प्रश्न बन सकता है कि शाहीन शाह अफरीदी का संबंध किस देश से है या किस खेल से है, तो आप कहेंगे क्रिकेट से है और पाकिस्तान से संबंधित है। याद रखिएगा ये जो अभी आपने देखा ना कि 4 खिलाड़ी, इसमें अब आपने पहला तो देख लिया लसिथ मलिंगा ने, अब दूसरा नाम आता है शाकिब अल हसन का, ये बांग्लादेश के हैं। उसके बाद ये कारनामा किया टिम साउदी, ये न्यूजीलैंड के हैं। ठीक है, तो इसमें याद रखिएगा क्रिकेट के सभी प्रारूपों में जो 100 विकेट लेने का जो रिकॉर्ड है, उसमें सबसे पहले लसिथ मलिंगा, उसके बाद साकिब अल हसन, ये बांग्लादेश के हैं, उसके बाद टिम साउदी जो कि न्यूजीलैंड के हैं, और अब पाकिस्तान के तेज गेंदबाज शाहीन शाह अफरीदी ने ये काम किया। ये चौथे खिलाड़ी बने जिन्होंने सभी प्रारूपों में 100 विकेट लेने का ये काम किया है। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखेंगे। अगला देखिए, अगला है काम्या कार्तिकेयन। याद रखिएगा ये जो काम्या कार्तिकेयन है, ये 17 वर्षीय भारतीय महिला पर्वतारोही है। ठीक है, तो सबसे पहली बात कि ये काम्या कार्तिकेयन कौन है, तो ये भारतीय महिला पर्वतारोही है। कितने वर्ष की हैं? 17 वर्षीय हैं। अब इनका रिकॉर्ड क्या है? विश्व के सभी 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटी फतह करने वाली सर्वाधिक युवा महिला बन गई है। क्लियर है? मैच करने के लिए पूछ देता है
ठीक है। तो याद रखेंगे मैचिंग में पूछ देता है कई बार कि काम्या कार्तिकेयन चर्चा में क्यों रही, तो याद रखेंगे विश्व के सभी 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटी फतह करने वाली सर्वाधिक युवा महिला बनी है काम्या कार्तिकेयन, जो 17 वर्ष की है। ठीक है। अगला है सचिन तेंदुलकर। अब सचिन तेंदुलकर किस वजह से चर्चा में रहे, तो याद रखेंगे मेलबर्न क्रिकेट क्लब यानी एमसीसी ऑस्ट्रेलिया के मानद सदस्य बन गए हैं सचिन तेंदुलकर। तो याद रखेंगे मेलबर्न क्रिकेट क्लब ऑस्ट्रेलिया के मानक सदस्य बन गए हैं सचिन तेंदुलकर। और याद रखिएगा ये ऑस्ट्रेलिया के सबसे पुरानी खेल क्लबों में से एक है मेलबर्न क्रिकेट क्लब, और मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड एमसीजी के प्रबंधन के लिए ये जिम्मेदार है। मतलब ये जो मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड है के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है ये मेलबर्न क्रिकेट क्लब। ठीक है। और ये जो मेलबर्न क्रिकेट क्लब है एमसीसी, इसके मानद सदस्य बन गए हैं सचिन तेंदुलकर। क्लियर है। अगला नाम है राज मनचंदा। क्या नाम है? राज मनचंदा। याद रखिएगा ये जो राज मनचंदा है ये पूर्व भारतीय स्क्वैश खिलाड़ी है। ठीक है। पूर्व भारतीय स्क्वैश खिलाड़ी राज मनचंदा। ये चर्चा में इसलिए थे क्योंकि 79 ईयर में इनका निधन हो गया 1 दिसंबर 2024 को। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि राज मनचंदा का संबंध किस खेल से है, तो आप कहेंगे ये स्क्वैश खिलाड़ी है। ठीक है। याद रखिएगा राज मनचंदा इन्होंने 6 बार राष्ट्रीय चैंपियनशिप बने और ये अर्जुन पुरस्कार विजेता भी है। ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखेंगे। अगला देखिए सम्मी सिल्वा। ये जो सम्मी सिल्वा है ये श्रीलंका क्रिकेट के पूर्व अध्यक्ष हैं। क्लियर है। याद रखिएगा एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष बने। ठीक है। तो याद रखेंगे सम्मी सिल्वा जो श्रीलंका क्रिकेट के पूर्व अध्यक्ष थे, इनको एशियाई क्रिकेट परिषद का अध्यक्ष बनाया गया 6 दिसंबर 2024 को। क्लियर। अगला देखिए, अगला नाम आता है देवजीत सैकिया का। याद रखिएगा ये जो देवजीत सैकिया है ये असम के पूर्व प्रथम श्रेणी क्रिकेट खिलाड़ी है। ठीक है। असम के पूर्व प्रथम श्रेणी के क्रिकेट खिलाड़ी हैं, नाम है देवजीत सैकिया। अब इनको क्यों चर्चा में है, तो याद रखिएगा भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड अर्थात बीसीसीआई ने मानद सचिव नियुक्त किया है। किसको? देवजीत सैकिया को। तो याद रखेंगे ये इंपॉर्टेंट है। देवजीत सैकिया जो कि असम के पूर्व प्रथम श्रेणी क्रिकेट खिलाड़ी थे, इनको बीसीसीआई ने मानद सचिव नियुक्त किया है। ठीक है। कब? 12 जनवरी 2025 को। अगला नाम है बजरंग पुनिया का। अब बजरंग पुनिया क्यों चर्चा में है? आपको यह पता है कि बजरंग पुनिया भारतीय पहलवान है। याद रखिएगा राष्ट्रीय डोपिंग रोधी संस्थान अर्थात NADA द्वारा उन्हें 4 वर्ष के लिए निलंबित कर दिया गया। क्लियर है। कितने वर्ष के लिए? 4 वर्ष के लिए। तो याद रखेंगे बजरंग पुनिया को 4 वर्ष के लिए राष्ट्रीय डोपिंग रोधी संस्थान के द्वारा निलंबित कर दिया गया, और यह बात है 26 जनवरी 2024 की। याद रखिएगा राष्ट्रीय टीम हेतु चयन परीक्षण के दौरान उन्होंने डोप टेस्ट के नमूने देने से इनकार कर दिया था, इसीलिए उनको 4 वर्ष के लिए निलंबित। अगला नाम है मिखाइल कवेलसविली। याद रखिएगा ये एक पूर्व फुटबॉल खिलाड़ी हैं जिनका नाम है मिखाइल कवेलसविली। याद रखिएगा जॉर्जिया के राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिया 29 दिसंबर 2024 को। तो अगर आपसे ये पूछ ले कि किस पूर्व फुटबॉल खिलाड़ी ने जॉर्जिया के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली, तो आपका जवाब होगा मिखाइल कवेलसविली। यह हो सकता है कि कई नाम देकर ये पूछ ले कि जॉर्जिया के राष्ट्रपति कौन है, तो भी आप बता देंगे मिखाइल कवेलसविली। ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखेंगे। तो इस प्रकार खेल परिदृश्य में जो भी फैक्ट थे वो सभी कंप्लीट करा दिए गए। आगे अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। शुभकामनाओं के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।